एपिसोड 31 टू 40। अध्याय 31। ब्रोडी तो इसे उजागर भी नहीं करना चाहता था। अभी कुछ देर पहले मिस रोजमेरी के आने से पहले फिलिप इस बात पर टिप्पणी कर रहा था कि दवा इतनी खराब थी कि उसे उल्टी आने का मन कर रहा था। अब हालात कैसे बदल गए। मेरी पोती की बहू ने मुझे जो दवा दी, मैं उसे बहुत ज्यादा मात्रा में ले सकती थी। रोजमेरी अवाक रह गई। इतनी दवा लेने की जरूरत नहीं है असल में। ब्रोडी ने दवा फिलिप के सामने रख दी और फिलिप ने उसे पूरा खा लिया। ऐसा करने में वह सचमुच साहसी और निडर था। स्वादिष्ट। कार्ल ने देखा कि फिलिप की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ब्रोडी जानता था कि दवा का स्वाद अवर्णनीय था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था, दवा बनाने वाला यहीं मौजूद था। और ये दवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? रोजमेरी ने पूछा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम और रोमियो मुझसे मिलने आए। मेरे सारे दर्द और तकलीफें गायब हो गईं। फिलिप ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक उसने अपना सीना पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कुछ असहजता के भाव थे। रोजमेरी को उसका इलाज करने का मौका ही नहीं मिला था कि वह नीचे झुका और उसने मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी। सभी लोग हैरान रह गए। दादाजी, श्री फिलिप, क्या आप ठीक हैं? क्या हो रहा है? रुको, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। मिस रोजमेरी एक डॉक्टर हैं। मिस रोजमेरी, कृपया मिस्टर फिलिप की जांच करें, उन्हें क्या हुआ है? रोजमेरी ने तुरंत ही उसकी स्थिति का पता लगा लिया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ पता चल गया हो। उसने पूछा, क्या तुमने शराब पी है? रोमियो और कार्ल ने अविश्वास भरी निगाहों से फिलिप की ओर देखा। नहीं, मैंने शराब नहीं पी। फिलिप जानता था कि वह इसे और छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने स्वीकार किया, मैंने बस थोड़ी सी पी ली थी। रोजमेरी ने पूछा, एक बोतल वाइन? तुम्हें कैसे पता चला? फिलिप ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे कैसे पता चला? क्या वह डॉक्टर नहीं, बल्कि कोई परी थी? रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, शराब की बोतल खाली है। फिलिप ने पीछे मुड़कर देखा तो कंबल में छिपी शराब की बोतल किसी तरह बाहर आ गई थी। उसने गुस्से से ब्रॉडी को घूरते हुए उसे दोषी ठहराया। मैंने तुमसे इसे अच्छे से छिपाने के लिए नहीं कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका पता चल जाएगा। फिलिप और मिस रोजमेरी अचानक आ गए, उसे इसे छिपाने का समय ही नहीं मिला। दादाजी, रोमियो ने गंभीरता से कहा, ये जानते हुए कि उनका पोता उन्हें फिर से उपदेश देने वाला है। फिलिप ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है, मुझे बस मीठा बहुत पसंद है। मेरी पोती बहू के आने से मैं बहुत खुश हुआ। आज मेरी पोती बहू यहाँ है, वो गवाही दे सकती है कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। रोमियो ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हम आपकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? फिलिप ने जल्दी से कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरी पोती को हर दिन मेरे घर आकर मेरी जांच करने के लिए कहिए। देखिए कि क्या मैंने शराब पी है। रोमियो ने रोजमेरी की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि दादाजी के लिए कुछ और दवा तैयार करना आवश्यक है। नहीं, अभी अभी जो दवा दी गई वह उसके जीवन से भी ज्यादा कड़वी थी। उसे और दवा दी गई तो वह मौके पर ही मर जाएगा। क्या तुम्हारा स्वाद बहुत भारी है? रोमियो ने जानबूझकर कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपनी पोती बहू की दवाइयां बहुत ज्यादा ले सकती हो? आप। इस शरारती लड़के ने जानबूझकर उसे मुसीबत में डाल दिया। पास खड़ी रोजमेरी ने एक पल के लिए नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, अब दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप शराब नहीं पी सकते। ठीक है, ठीक है। फिलिप ने सहमति में सिर हिलाया, रोजमेरी सही कह रही है। वहीं पास में खड़े ब्रोडी ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, सुश्री रोजमेरी, मैं अब से फिलिप का अच्छे से ख्याल रखूंगा। थोड़ी असहाय महसूस करते हुए रोजमेरी ने धीरे से उसे सुधारते हुए कहा, मुझे रोजमेरी ही कहो। रोमियो मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया, अगर तुमने दादाजी का साथ नहीं दिया होता तो वह नशे में कैसे हो जाते। मैं वादा करता हूं कि मैं वह गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। सही। फिलिप को अचानक कुछ याद आया। उसने एक छोटी सी नाजुक लकड़ी की पेटी निकाली, उसे खोला तो उसमें एक खूबसूरत मुकुटनुमा हार निकला। ये रोमियो की दादी के पसंदीदा गहनों में से एक था। उन्होंने कहा था कि अगर रोमियो कभी किसी लड़की को घर लेकर आए तो यह उसे जरूर दिया जाना चाहिए। हार पर लगा मुकुट 999 उच्च श्रेणी के हीरो से बना था, जो देखने में बेहद भव्य था। रोजमेरी जानती थी कि यह हार अपने जमाने में दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुका था, क्योंकि यह उच्च श्रेणी के हीरो से बना था और एक जाने माने डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया था। उस दौर में ऐसे हार की कीमत 300 मिलियन थी। अब इस हार की कीमत और भी बढ़ गई थी। इतना अनमोल उपहार मैं स्वीकार नहीं कर सकता।
रोजमेरी मना कर ही रही थी कि उसने फिलिप को ये कहते सुना, ये रोमियो की दादी की ओर से उनकी होने वाली बहू के लिए शुभकामनाओं का उपहार है, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। अगर वह यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से इसे तुम्हें खुद पहनाती। अपनी पत्नी का जिक्र करते ही फिलिप अचानक थोड़ा उदास प्रतीत हुआ। रोजमेरी ने देखा कि वह काफी उदास लग रहा था और वह रोमियो की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। रोमियो ने हल्के फुल्के अंदाज में समझाया, कुछ साल पहले दादी का कार एक्सीडेंट हो गया था और तब से वह कोमा में है। हालांकि वह जीवित थी, लेकिन उसकी मृत्यु होना मृत्यु के समान ही था। हिल डुल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, दर्द का कोई एहसास नहीं था। हालांकि उन्होंने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी दादी की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। रोमियो, तुम इसे रोजमेरी पर डाल दो। ये सुनकर रोजमेरी थोड़ी भावुक हो गई। ठीक है फिलिप, आज इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि मिस रोजमेरी यहाँ है। ब्रॉडी को डर था कि बूढ़ा आदमी बहुत दुखी हो जाएगा और उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। हाँ, रोजमेरी यहाँ है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। फिलिप ने एक और मुस्कान बिखेरी। आओ, मैं इसे तुम्हें पहना देता हूँ। रोमियो ने हार निकाला और रोजमेरी के करीब झुक गया। रोजमेरी को उस बूढ़े आदमी की हल्की सी खुशबू महसूस हुई। वह मना करना चाहती थी, लेकिन बूढ़े आदमी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर और अभी अभी कहे उसके शब्दों को याद करके वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोमियो ने रोजमेरी के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे की बनावट कोमल थी, आंखें चमकीली थीं और खूबसूरत मुकुट उसकी पतली सफेद गर्दन पर ऐसे सजी थी मानो उसी के लिए खास तौर पर बनाया गया हो। ये तुम पर जंच रहा है। रोमियो ने अपनी भौहें उठाई, उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थीं। काश तुम्हारी दादी यह सब देख पाती। रोजमेरी ने जवाब दिया, अगर हालात स्थिर रहे तो इसे 3 दिन में पूरा किया जा सकता है। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? हम साथ में आपकी दादी से मिलने जा सकते हैं। रोजमेरी ने एक पल सोचा, ठीक है। रोजमेरी को लगा कि अब दादी से मिलने का समय आ गया है, शायद वह उनकी मदद कर सके। रोजमेरी के मान जाने की खबर सुनकर फिलिप का मूड अच्छा हो गया। उन्होंने काफी देर तक बातें की। फिर जब वे जाने लगे तो रोजमेरी ने अपनी जेब से एक छोटी सी नाजुक बोतल निकाली। दादाजी, यह आपके लिए है। फिलिप को उपहार की उम्मीद नहीं थी, उसने खुशी से उसे स्वीकार किया और उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? यह एक मीठी गोली है, इसे लगातार 6 महीने तक महीने में एक बार लें। यह आपके स्वास्थ्य की गारंटी दे सकती है, आप 100 साल तक जी सकते हैं। हाँ हाँ, सच में। ये तो बहुत महंगा होगा, है ना? रोज, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिला? फिलिप को अपनी पोती से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। उसके पास जरूरत की हर चीज थी, सिवाय उसके स्वास्थ्य। अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा दीर्घायु थी। अप्रत्याशित रूप से रोज इतनी विचारशील थी, वह जानती थी कि उसके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या मैं अभी एक खा सकता हूँ? फिलिप को इंतजार नहीं हो रहा था, उसने बोतल खोली और एक गोली निकालने की कोशिश की। वह इतना उत्साहित हो गया कि उसने कुछ गोलियां निकाल लीं। कार्ल ने गोलियों पर बने डिजाइन पर नजर डाली और लगभग अपना हाथ गिरा ही दिया। सब चौंक गए। क्या ये वही बहुचर्चित, समय को चुनौती देने वाला पेय नहीं थे जो नीलामी में बेचा गया था? इसे जीवनवर्धक टॉनिक बताया जाता था, जो उम्र बढ़ाता था। हर 3 से 5 महीने में केवल एक ही वस्तु की नीलामी होती थी। इनमें से प्रत्येक की कीमत $5 लाख थी। सवाल यह था कि मिस रोजमेरी को ये इतनी सारी कीमती, दुर्लभ चीजें कहाँ से मिली। मात्रा को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह इन्हें लगातार 10 साल से खरीद रही होगी। लेकिन रोजमेरी को इस उम्र में इनकी जरूरत नहीं थी। वह ऐसी चीज पर इतना पैसा क्यों खर्च करेगी जिसकी उसे जरूरत नहीं है? और उसे हर समय अपने पास क्यों रखेगी? जब तक, क्या उसने ये गोलियां खुद बनाई हैं ताकि वह जब चाहे जितनी चाहे उतनी चीजें ले सके? जब काल को इस संभावना का एहसास हुआ तो उसने अविश्वास भरी निगाहों से रोमियो की ओर देखा। रोमियो को भी मानो पता था कि गोलियां कहां से आए हैं। उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह छोटी महिला शायद प्रसिद्ध सुश्री रोज हो सकती हैं, जो चिकित्सा जगत की विलक्षण प्रतिभा थी। हो सकता है कि उसने अतीत में नीलामी में अवैध नशीले पदार्थ बनाए हों। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वह उस दिन नीलामी स्थल के पास चर्च के नजदीक क्यों थी, क्योंकि वह भी उस दिन नीलामी में गई थी। ये सोचकर रोमियो मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी के इतने सारे अलग अलग व्यक्तित्व होंगे, एक के बाद एक। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी। फिलिप, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कार्ल ने खुद को ऐसा कहने से रोक नहीं पाया। ये सच है, फिलिप ने एक चकते हुए कहा, यह मीठा है, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ।
मेरी पोती बहू ने मुझे इतने सारे दिए हैं, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। रोज, अगर मैं बहुत सारे खा लूं तो क्या कोई समस्या है? क्या मैं हर दिन एक खा सकता हूँ? कार्ल, नहीं। रोमियो, नहीं। फिलिप ने उन दोनों को हैरानी से देखा और पूछा, क्यों नहीं? कार्ल कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतनी महंगी मिठाई, दिन में एक, ये तो वाकई एक बड़ी विलासिता थी। रोमियो ने आगे कहा, रोज ने एक बार कहा था, आप महीने में केवल एक ही रख सकते हैं। ठीक है फिर। अध्याय 32। ठीक उसी समय रोजमेरी के फोन पर घंटी बजी। कैडेन का फोन था। माफ कीजिए, मुझे ये फोन उठाना पड़ेगा। रोजमेरी उठी और वार्ड से बाहर चली गई। रोजमेरी, मैंने सुना है तुम अस्पताल में हो। कैडेन की आवाज फोन पर सुनाई दी। कोई खबर है क्या? रोजमेरी ने लापरवाही से जवाब दिया। ग्रेस आज थोड़ी देर के लिए जाग गई थी, कैडेन ने फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, लेकिन उन मिनटों के दौरान वह तुम्हारा नाम बुदा रही थी। वह आपको फोन करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। आप जानते हैं कि उसकी हालत कैसी है, थोड़ी सी भी उत्तेजना परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा। ग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता रोजमेरी की थी, और जागने के बाद सबसे पहले उसने रोजमेरी का हालचाल पूछा। भले ही रोजमेरी ने एटली और ओल्गा की पीठ पीछे की हरकतों के बारे में कुछ न बताया हो, लेकिन रोजमेरी की आवाज सुनते ही ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते। अगर वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई, तो उसकी जान जा सकती है, और पहले किया गया सारा इलाज व्यर्थ हो जाएगा। क्या आप अभी भी अस्पताल में हैं? क्यों ना आप आकर उससे मिलें? आज की मेडिकल रिपोर्ट भी देख लीजिए। ठीक है, मेरी अभी अभी एक मीटिंग खत्म हुई है, मैं रिपोर्ट लेकर आपके पास आऊंगा। ठीक है। फोन रखने के बाद रोजमेरी ग्रेस के वार्ड की ओर चल पड़ी। ग्रेस अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसका हाथ एक कंगन को कसकर पकड़े हुए था, जो रोजमेरी ने अपने पैसों से उसके लिए खरीदी गई पहली चीज थी। रोजमेरी ने धीरे से उसका कमजोर हाथ पकड़ा। बिस्तर पर लेटी महिला को मानो उसके आने का आभास हो गया, उसकी उंगलियां थोड़ी सी हिल गईं। तभी वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। वहां पहुंचकर ओल्गा ने रोजमेरी को देखा। पहले तो वह चौंक गई, फिर गुस्से से बोली, तुम यहाँ फिर से क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या तुम हर दिन यहाँ घूमती रहती हो, बुढ़िया के जागने और तुम्हें ले जाने का इंतजार करती हो? क्या हम वापस हैरिस परिवार के पास जाएंगे? ये तो बस एक सपना है। एटली ने रोजमेरी को देखा, उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। उसे इस बच्ची से इतनी जिद की उम्मीद नहीं थी, जो गर्मी के मौसम में रोज चुपके से अस्पताल में घुस जाती थी, सिर्फ समरफील्ड में रहने के लिए। यह अनावश्यक है। वह हैरिस परिवार की असली संतान नहीं है। एटली, मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारी बेटी के नाम का इस्तेमाल वार्ड में आसानी से आने जाने के लिए कर रही है। तुम्हें नर्स को बताना होगा कि उसका हमारे परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। हमारी बेटी का नाम योली है। जब वो उसे देखेगी तो उसे अंदर नहीं आने देगी। उसकी। एटली को भी यही शक था, वरना वह यहाँ इतनी आसानी से आ जा कैसे सकती थी। उसने नर्स को जरूर बताया होगा कि वह हैरिस है, ग्रेस की पोती। रोजमेरी को जाते हुए न देखकर ओल्गा खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला पड़ी, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो। क्या मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा? मरीज को शांति चाहिए। रोजमेरी शांत भाव से खड़ी हो गई। वैसे भी उसका यहाँ ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं था। बुढ़िया जागने ही वाली थी, उसकी मौजूदगी से उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। रोजमेरी को दूर जाते देख ओल्गा का गुस्सा और बढ़ गया। संयोगवश वह आज एक थैला लाई थी। उसने थैले का हैंडल पकड़ा और अचानक उसे रोजमेरी की पीठ पर फेंक दिया। ठीक उसी क्षण रोजमेरी को एक हाथ से पीछे खींच लिया गया और बैग फर्श पर गिर गया। ओल्गा ने देखा कि वह कौन है और वह और एटली दोनों बहुत चौंक गए। क्या ये डॉक्टर कैडेन है? तो तुम उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जिसने तुम्हारी मां की जान बचाई। कैडेन का सुंदर चेहरा निर्मल भाव से भरा हुआ था, यहां तक कि उसकी आंखें भी बर्फीली थीं। जान बचाने वाली। ओल्गा और एटली चौंक गए। दोनों ने रोजमेरी की ओर मुड़कर देखा। वह, उसमें ऐसी क्या खास बात है? अगर वो न होती तो अब तक अस्पताल में बहुत सारी लाशें पड़ी होती। कैडेन परिवार के रवैये को और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से से बोला, क्या आपको लगता है कि उसके बिना ग्रेस इस तरह के वार्ड में होती? क्या आपको लगता है कि उसे विशेष देखभाल मिलती? क्या आपको लगता है कि वो इतनी बार मौत को चकमा दे पाती? ओल्गा और एटली असमंजस में थे। रोजमेरी ने आखिर क्या किया होगा? क्या उस बुढ़िया को वीआईपी वार्ड में रहने की इजाजत पेंटर परिवार की वजह से ही नहीं मिली थी? रोजमेरी का इससे क्या लेना देना था? कमरा नंबर 306।
फिलिप बेहद खुश था, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और वह अपनी पोती की जमकर तारीफ कर रहा था। अरे वाह, तुमने तो इस मामले में सचमुच खजाना पा लिया है। तुम उसका बहुत ख्याल रखना, और अगर तुमने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगा। मुझे पता है, रोमियो ने संक्षिप्त जवाब दिया। वह रोजमेरी के अलावा ज्यादा बात नहीं करता था। इतनी खूबसूरत, जवान और चिकित्सा की अच्छी जानकारी रखने वाली पत्नी के पीछे तो बहुत सारे मर्द नहीं भागेंगे। फिलिप ने अचानक ब्रॉडी से पूछा, क्या आपको लगता है कि मेरा पोता थोड़ा बूढ़ा दिखता है? कार्ल लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बूढ़ा? श्री मैक्मिलियन तो सिर्फ 22 साल के थे। उनकी जोड़ी स्वर्ग में बनी है। लेकिन रोजमेरी की बात करें तो वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ब्रॉडी ने अपनी घड़ी देखी। तुम्हें नहीं लगता कि वह किसी मुसीबत में फंस गई होगी? ये सुनकर फिलिप ने तुरंत कहा, रोमियो, जाकर उसका हाल चाल पता करो। जैसे ही रोमियो कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि एक पुरुष डॉक्टर रोजमेरी को उसी तरह से बचा रहा था जैसे एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है। क्या ये वही डॉक्टर नहीं है जिन्होंने कुछ दिन पहले मिस रोजमेरी की मदद की थी? कार्ल ने अपनी तेज नजरों से उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये जेम्स न्यूटन के पोते कैडेन है। क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि क्या रोजमेरी मुसीबत में है? क्या डॉक्टर कैडेन उसकी मदद कर रहे हैं? रोमियो के भीतर एक ऐसी भावना उमड़ आई जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था, एक कड़वी, असंतुष्ट भावना। ऐसा लग रहा था मानो जिस व्यक्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी उस पर थी, उसकी रक्षा कोई और कर रहा हो। ऐसा लगता है कि डॉक्टर कैडेन और मिस रोजमेरी एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। लगता है कि वह वाकई उनकी परवाह करते हैं। उसके बारे में, कार्ल ने कहा। फिर रोमियो से निकल रहे स्पष्ट तनाव को भांपते हुए उसने चिढ़ाया, मिस्टर मैक्मिलियन, आप ईर्ष्यालु तो नहीं है ना? रोमियो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वह तो बस एक डॉक्टर है। श्री मैक्मिलियन, डॉक्टर कैडेन और मिस रोजमेरी तीनों चिकित्सा क्षेत्र में हैं। अगर उनमें कुछ समानताएं हैं तो कार्ल अपना वाक्य पूरा कर पाता, उससे पहले ही रोमियो उनकी तरफ चलने लगा। क्या श्री मैक्मिलियन ने यह नहीं कहा था कि उन्हें जलन नहीं है? छोड़ो इसे। रोजमेरी और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और जाने लगी। कैडेन उसकी ओर से आक्रोशित था। आपको उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि ग्रेस के आज जीवित रहने के लिए कौन जिम्मेदार है। कहने को कुछ नहीं है। रोजमेरी सबसे पहले चली गई और चिढ़कर कैडेन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। डॉक्टर कैडेन का क्या मतलब था? हमारी माँ आज हमारे परिवार और पेंटर परिवार की वजह से जीवित है, न कि रोजमेरी की वजह से, है ना? ओल्गा पूरी तरह से हैरान थी। उन्हें जाते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, उसने न तो पैसे दिए और न ही कोई योगदान दिया। उसके पास एक बूढ़ी औरत को मौत के मुंह से वापस लाने की क्या ताकत है? ये तो बिल्कुल बेतुका है। कई डॉक्टर तो परेशान हो चुके थे, लेकिन हमने पैसे दिए। पेंटर परिवार ने ग्रेस को वीआईपी अस्पताल का कमरा मुहैया कराया, जिसकी वजह से वह आज भी जिंदा है। जाने दो। एटली कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहता था। ट्रैंक्विल सिटी का सबसे अमीर आदमी होने के नाते उसे अपनी सार्वजनिक छवि अच्छी रखनी थी और कोई हंगामा नहीं करना था। लेकिन ओल्गा ने सोचा, क्या डॉक्टर कैडेन ने आगे बढ़कर मदद की? क्या वो रोजमेरी के पीछे पड़ा है? मुझे ये अजीब लगा। पहले तो उसका हमारे प्रति रवैया बहुत खराब था, शायद रोजमेरी की वजह से ही। बस करो, चलो अंदर जाकर माँ से मिलते हैं। मुझे नहीं पता माँ कब जागेगी। मैंने वसीयत का इंतजाम कर लिया है। एक बार जब वह इस पर हस्ताक्षर कर देंगी और अपनी सारी संपत्ति हम और योली के नाम कर देंगी तो मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। अपनी आवाज धीमी रखो। एटली ने उससे घूर कर देखा। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग सुनेंगे? ओल्गा ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया और अस्पताल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रोजमेरी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे लोग क्यों आ रहे हैं। उसने कैडेन की ओर मुड़कर कहा, मुझे कुछ काम है। तुम जा सकते हो। ग्रेस की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में क्या? यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है। कैडेन ने देखा कि उनके सामने एक आदमी इंतजार कर रहा था जिसके छोटे, साफ बाल थे, लंबा कद था और उससे एक कुलीन आभा निकल रही थी। क्या वह लड़का रोमियो था? जब से उसने फिलिप को बचाया था तब से रोज का इस आदमी के साथ अच्छा तालमेल लग रहा था। रोमियो ने कैडेन की ओर मुश्किल से ही नजर डाली और रोजमेरी पर ध्यान केंद्रित किया। उसने धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या कोई परेशानी है? नहीं। अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोजमेरी ने रोमियो के गंभीर चेहरे को देखकर हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस दो लोगों से टकरा गई। मैं दादाजी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है।
रोमियो की निगाहें कमरे में उसके पीछे पीछे गईं, फिर कुछ ही दूरी पर खड़े कैडेन की ओर मुड़ गईं। कैडेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस आदमी का अभिवादन करना चाहिए या नहीं। उसके दादाजी भी उस आदमी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करते थे। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, रोमियो ने अपनी नजरें हटा ली और रोजमेरी के पीछे कमरे में चला गया। रोज, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? फिलिप ने अपनी पोती को देखकर चिंता से पूछा। कोई नहीं। अगर कोई बात हो तो रोमियो को बताना, वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम उसके काम से संतुष्ट न हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रोजमेरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है। जाने से पहले फिलिप उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक था और बार बार उसे याद दिला रहा था, रोज, हमारा समझौता मत भूलना। मैं परसों अस्पताल से छुट्टी ले रहा हूं, तुम्हें जरूर आना होगा। मैं करूंगा। अस्पताल से निकलने के बाद रोजमेरी ने रोमियो की दादी की हालत के बारे में पूछा। उसे मस्तिष्क में चोट लगी है। रोमियो ने गंभीरता से उत्तर दिया, वो स्वयं सांस ले पा रही है और पलकें झपका पा रही है। इसके अलावा उसके अन्य लक्षण कोमा जैसी स्थिति के समान हैं। सरल शब्दों में कहें तो वह एक जीवित पौधे की तरह थी। रोजमेरी समझ गई। उसे बहुत पहले इलाज किए गए एक ऐसे ही मामले की याद आ गई। मस्तिष्क की चोट के कारण मरीज की हालत एक तरह से निष्क्रिय हो गई थी। हालांकि अंततः स्थिति नियंत्रण में आ गई, लेकिन इसके लिए बहुत सारी दवाओं की आवश्यकता पड़ी। कुछ दवाएं मिलना मुश्किल था और कुछ तो सीमा पार के अवैध क्षेत्रों से मंगानी पड़ी। कुल मिलाकर इलाज करना, ऐसे मरीजों का इलाज करना बहुत झंझट भरा और मुश्किल काम था। आज रात हम साथ में डिनर करें तो कैसा रहेगा? रोजमेरी ने समय देखा, उसे लगा कि उसके माता पिता घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसी समय रोमियो ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं हूं। रोज और मैं आज रात बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसकी संक्षिप्त बातचीत और फोन काट देने के बाद रोजमेरी ने सोचा, क्या उसने मुझसे मेरी राय भी पूछी थी? अध्याय 33। खाने में तुम्हारा क्या मन है? रोमियो ने कार का दरवाजा खोला और उसके अंदर बैठने का इंतजार करने लगा। रोजमेरी चुप रही। शायद फ्रेंच खाना, या आप किसी और तरह का खाना खाना चाहते हैं? जो भी हो, रोजमेरी इस मामले पर अब और परेशान हुए बिना इतराते हुए कार में बैठ गई। रोमियो कार में बैठा, उसने देखा कि वह उस हार को उतारने के लिए हाथ बढ़ा रही है और उसने सहज ही उसका हाथ पकड़ लिया। रोजमेरी थोड़ी हैरान रह गई, फिर उसने समझाया, मुझे लगता है कि मुझे यह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अलावा इसके लायक कोई नहीं है। रोमियो ने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द कहा, मुझे पता है तुम जवान हो और तुमने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। रोजमेरी को लगता था कि उसके गले में ये कीमती हार कुछ ज्यादा ही ध्यान खींचने वाला है। जो भी इस हार का मतलब जानता था, उसे समझ आता था। यह ऐसी चीज थी जिसे केवल मैक्मिलियन परिवार की बहू ही पहन सकती थी। ये देखकर कि वह अब भी इसे उतारना चाहती है, रोमियो ने जोर देकर कहा, क्या आप मेरे दादाजी के कोमल हृदय का ध्यान रखते हुए इसे अभी पहने रहने देंगी? कुछ दिनों में जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी तो अगर वह आपको बिना इसे पहने देखेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। रोजमेरी इस तर्क से सहमत हो गई। उसका हाथ अभी हार से हटा ही था कि उसने उसे छीन लिया। रोमियो ने कोमलता से उसका हाथ पकड़ा, वह इतना नर्म था कि अचानक उसका मन उसे छोड़ने का नहीं हुआ। रोजमेरी अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकी, इसलिए उसने बस इतना कहा, छोड़ दो। रोमियो ने उसका हाथ इस तरह थामे रखा कि छोड़ने का कोई आसार नहीं था, बल्कि वह शांति से आगे की ओर देखते हुए बोला, मुझे इसे थोड़ी देर थामे रहने दो। ये रवैया क्यों है? तुम कैडेन को कितना जानते हो? रोमियो ने अचानक पूछा। ड्राइवर काल को उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर मैक्मिलियन और मिस रोजमेरी का रिश्ता इतनी जल्दी आगे बढ़ेगा। वह इतना उत्साहित था कि स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ कांप रहे थे। काश आज रात भी सड़क पर पिछली बार की तरह कुछ उबड़-खाबड़ जगहें होती, ताकि मिस रोजमेरी मिस्टर मैक्मिलियन की बाहों में पहुंच जाती। रोजमेरी ने सहज भाव से कहा, हम कुछ बार बातचीत कर चुके हैं। उस बदमाश को पहले तो उसकी चिकित्सीय क्षमताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ बार समझाने के बाद उसने समझदारी से उसकी बात मान ली। क्या आप उन लोगों को पसंद करते हैं जिन्होंने चिकित्सा का अध्ययन किया है या जिन्होंने नहीं किया है? रोजमेरी ने सोचा, क्या? काल ने सोचा, वाह श्री मैक्मिलियन, आपने कहा था कि आपको जलन नहीं है, तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? रोजमेरी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता देखकर वह तुरंत समझ गई, क्या चिकित्सा की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति बिना पढ़ाई करने वाले से बेहतर नहीं होता? हम
अपने खाली समय में विचारों का आदान प्रदान करें और एक दूसरे से सीखें। रोमियो ने सहज ही उसका हाथ दबा दिया और थोड़ी ईर्ष्या भरी आवाज में कहा, तुम लोग हर समय दवाइयों के बारे में ही बात करते रहते हो। क्या यह उबाऊ नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, हम उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें हमारी रुचि है, और हमारे विचारों के आदान प्रदान से हम दोनों प्रगति कर रहे हैं। रोजमेरी को भौहें चढ़ाते देख रोमियो अनजाने में मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि रोजमेरी उसे चिढ़ा रही है। वह जानता था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है, लेकिन उसके दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने सिर्फ की बोतल गिरा दी हो और मिठास चारों ओर फैल गई हो। मिस्टर मैकमिलियन, हम ला बेले वी के लगभग पहुंच गए हैं। कार्ल ने गाड़ी चलाते हुए घोषणा की, फिर उसने पीछे देखने वाले शीशे में देखे बिना नहीं रह सका। मिस रोजमेरी, यह मिस्टर मैकमिलियन का पसंदीदा रेस्टोरेंट है। वह कभी भी इससे पहले मैं यहाँ किसी लड़की को लेकर नहीं आई थी। ये सुनकर रोजमेरी उत्सुक हो गई, तो वह लड़कियों को ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां वह जाना पसंद नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। कार्ल की कार रुकने से पहले ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें देख लिया था। पलक झपकते ही मैनेजर उनका स्वागत करने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। श्री मैकमिलियन, बहुत दिनों बाद मिले। ये कौन हो सकता है? रेस्टोरेंट मैनेजर ने रोमियो के बगल में बैठी महिला पर एक नजर डाली। दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से वह रोमियो की प्रेमिका ही होगी। उन्होंने तुरंत विनम्रतापूर्वक उनकी ओर झुकते हुए कहा, श्रीमती, कृपया इधर आइए। मैं उसकी प्रेमिका नहीं हूँ। उनके हाथों को आपस में गुथे हुए देखकर मैनेजर ने तुरंत हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर रोमियो ने इससे पहले कभी किसी महिला को यहाँ नहीं लाया, आप पहली हैं। क्या कोई ऐसा खाना है जो आप नहीं खा सकती? कोई नहीं, लेकिन कृपया मुझे रोजमेरी कहकर संबोधित करें। अगर आप मुझसे ऐसा करने के लिए कहें भी, तो भी मैं इतनी अंतरंगता से आपको फोन करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, फिर अपने वॉकी टॉकी पर बोला, जल्दी करो, जगह खाली करो। जितनी जल्दी हो सके। रोजमेरी ने रोमियो की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, क्या भोजन इतना गंभीर मामला है? ये हमारी पहली डेट है। रोमियो ने हाथ में हाथ डालकर उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। दूसरी ओर योलांडा ने जैकरी का हाथ पकड़ते हुए उत्साह से कहा, जैकरी, ये रेस्टोरेंट इतना महंगा है, फिर भी तुम मुझे यहाँ लाए। तुम कितने अच्छे हो। जैकरी ने उसे स्नेह से देखा और कहा, तुम मेरी मंगेतर हो, जाहिर है मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। जैसे ही वे रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, स्वागतकर्ता ने झुककर माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन रेस्तरां आज के लिए बुक हो चुका है। बुकिंग हो गई? मुझे तो बताया ही नहीं गया। जैकरी ने भौहें चढ़ा ली। वह कुछ नाराज दिख रहा था। निजी कार्यक्रम का जिक्र सुनते ही योलांडा चौंक उठी। उसे पता था कि यह जगह महंगी है, यहाँ तक कि एक साधारण फल की कीमत भी 200 से अधिक होगी। अगर आपके पास पैसे भी होते तो भी सीट मिलना जरूरी नहीं था। जैकरी जैसे लोगों को आधा महीना पहले ही बुकिंग करानी पड़ती थी, और ये तो सिर्फ मुख्य हॉल में एक सीट के लिए था। सबसे महंगे निजी कमरे तो हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर थे। आज पूरे रेस्टोरेंट को किसने बुक किया होगा? बहुत ही शानदार। ठीक है फिर। जैसे ही जैकरी जाने वाला था, योलांडा ने एक परिचित व्यक्ति को वीआईपी लिफ्ट की ओर जाते हुए देखा। ये लिफ्ट सबसे ऊंचे दर्जे के निजी कमरों तक जाती है। क्या ये रोजमेरी नहीं है? वह उस आकृति को पहचानने में गलती नहीं करेगी। योलांडा ने अंदर खड़ी लड़की की ओर इशारा करते हुए पूछा, उसे अंदर आने की अनुमति क्यों दी गई है? आप किसकी बात कर रहे हैं? स्वागतकर्ता ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने धीरे से समझाया, यहाँ केवल आज रात के मेहमानों और रेस्तरां के कर्मचारियों को ही आने की अनुमति है। योली, तुमने किसे देखा? जैकरी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है मैंने अपनी बहन को देखा, योलांडा ने जैकरी के कान में फुसफुसाया। क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की? यहाँ प्रवेश करने वाले सभी लोग अमीर या कुलीन वर्ग के थे, और रोजमेरी की खर्च करने की क्षमता को देखते हुए जाहिर है कि वह उनमें फिट नहीं बैठती थी। इसके अलावा रेस्टोरेंट में पहले से ही बुकिंग हो चुकी थी, वह अंदर कैसे जा सकती थी? शायद मेरी बहन समरफील्ड में रहने के लिए यहाँ नौकरी ढूंढ रही है। योलांडा ने आह भरते हुए कहा, जैकरी, क्या तुम मेरी बहन को नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हो? मुझे डर है कि यहाँ के अमीर लोगों की मंशा बुरी हो सकती है। उसके प्रति वह पहले बहुत ही गरिमापूर्ण हुआ करती थी। अगर उसे समरफील्ड में रहने के लिए खुद को इतना नीचा दिखाना पड़े तो उसकी जिंदगी से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। योलांडा का हाथ पकड़े हुए जैकरी ने कहा, चलो सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। ठीक है।
रोजमेरी की दुर्दशा को बेहतर ढंग से समझने के लिए योलांडा ने जानबूझकर खिड़की के पास वाली मेज चुनी ताकि वह स्पष्ट रूप से देख सके कि रोजमेरी लाबेलेवी से काम खत्म करके कब लौटती है। महोदय, कृपया बैठ जाए। इस विशाल और आलीशान निजी कमरे से बाहर का नजारा देखा जा सकता था। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक आलीशान रेस्तरां है जिसकी छत इस तरह खुलती है कि रात के आकाश का वास्तविक दृश्य दिखाई देता है। अध्याय 34। रोमियो रोजमेरी के बगल में बैठ गया, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे मेनू थमा दिया। आप क्या खाना चाहेंगी? रोजमेरी ने मेनू पर एक नजर डाली। कुछ व्यंजन बेतरतीब ढंग से चुने। रोमियो ने ऑर्डर में और भी कई व्यंजन जोड़ दिए। जैसे ही मैनेजर कमरे से बाहर निकला, रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या अब इसे छोड़ देने में कोई आपत्ति है? रोमियो ने विनम्रता और गंभीरता से पूछा। क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? बस एक पल के लिए। दिन में भी यह नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। अगली बार मैं तुम्हें यहाँ जरूर लाऊंगा, ठीक है? रोजमेरी चुप रही। कुछ देर बाद मैनेजर कुछ शेफों के साथ खाने के व्यंजन लेकर अंदर आया। आज दोपहर के भोजन में रोमियो ने उन व्यंजनों पर ध्यान दिया जिन्हें रोजमेरी ने छुआ तक नहीं था, और उन व्यंजनों पर भी जो उसे पसंद आए थे। इसलिए उसे उसके स्वाद का मोटा मोटा अंदाजा हो गया और उसने उसी के अनुसार ऑर्डर दिया। इतना सारा खाना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे चट कर जाओगे? रोजमेरी ने सामने सजे हुए लगभग 20 व्यंजनों पर नजर डाली। धीरे धीरे और लगातार। रोमियो का एक हाथ अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से वह उसे व्यंजन परोस रहा था। क्या अब मुझे मेरा हाथ वापस मिल सकता है? अगर वह उसे नहीं छोड़ता तो वह खाना नहीं खा पाएगी। रोमियो ने बड़ी सहजता से उसका दाहिना हाथ छोड़ा और फिर बड़ी चतुराई से उसका बायां हाथ पकड़ लिया। रोजमेरी अवाक रह गई। क्या आप वाकई इस तरह खाना खाएंगे? रोजमेरी को इस व्यवस्था की आदत नहीं थी। हाँ रोमियो, मुझे लगता है हमें रैप करना चाहिए। पहले खाना खत्म कर लेते हैं। रोमियो ने एक झींगा मछली को बड़े करीने से छीलकर उठाया और उसे उसके सामने पेश किया। कोशिश करना चाहता हूँ, इसे यहीं छोड़ दो, मैं इसे खुद खा लूंगा। उसे बोलते देख रोमियो ने झींगा मछली को सीधे उसके मुंह में डाल दिया। रोजमेरी ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा, लेकिन रोमियो विचलित नहीं हुआ। उसने कोमल निगाहों से उसकी ओर देखा। कैसा है? छी! पास में मौजूद विदेशी शेफ लगभग दिल का दौरा पड़ने से बाल बाल बच गया और टूटी फूटी अंग्रेजी में हकलाते हुए बोला, आपको कौन सा व्यंजन पसंद नहीं आया? बस बता दीजिए, मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा। मैं व्यक्ति की बात कर रहा था, खाने की नहीं। विदेशी शेफ थोड़ी उलझन में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही रोमियो बोला, शेफ और मैनेजर तेजी से पीछे हट गए, मानो घटनास्थल से भाग गए हों। नाराज हो? रोमियो ने अपने सामने खड़ी लड़की को स्नेह से देखा। मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी। क्या आप मेरे सामने बैठ सकते हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आप मुझे थोड़ी जगह दे सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। रोमियो के गंभीर भावों को देखकर रोजमेरी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अंततः जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया तो रेस्तरां की रोशनी धीमी हो गई, छत खुल गई और सुंदर रात्रि आकाश दिखाई देने लगा। जब इटली और ओल्गा अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रही थीं, तब वे मुश्किल से ही घर लौट पाती थीं, क्योंकि वे हमेशा भागदौड़ में लगी रहती थीं। उन रातों में जब उन्हें नींद नहीं आती थी, तब ग्रेस ही उनका सहारा थी। उस समय भी ग्रामीण इलाका आज की तरह ही सितारों से जगमगाता था, लेकिन अतीत के लोग और घटनाएं अब मात्र दूर की यादें बनकर रह गई हैं। एक वायलिन वादक कमरे के एक कोने में बैठ गया और कुछ रोमांटिक धुनें बजाने लगा। संगीत की ध्वनि धीमी होते ही रात का आकाश शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा। रोजमेरी आसमान में आतिशबाजी का नजारा देख रही थी, जबकि रोमियो की निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। आतिशबाजी की रोशनी में उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं, लेकिन करीब से देखने पर वह थोड़ी उदास लग रही थी। रोमियो एक बार फिर देखना चाहता था, लेकिन उसकी उदासी गायब हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में आतिशबाजी गायब हो जाती है और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती। आतिशबाजी की बदलती रोशनी और अंधेरे के बीच रोजमेरी की सुंदरता मनमोहक थी। उसका कुलीन और शीतल स्वभाव चमकते चंद्रमा के समान अतुलनीय था। क्या तुमने ये सब इंतजाम किया है? रोजमेरी ने आतिशबाजी की ओर देखा। हाँ। रोमियो को यकीन नहीं था कि अलग थलग रहने वाली रोजमेरी को ये सब पसंद आया या नहीं। अब आप डॉक्टरों को पसंद करती हैं या उन लोगों को जिन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई नहीं की? रोजमेरी को यह मजेदार लगा और उसने जानबूझकर कहा, डॉक्टर बेहतर होते हैं, वे व्यावहारिक और उपयोगी होते हैं।
क्या वह ये कहना चाह रही थी कि वह व्यावहारिक नहीं था और केवल बेकार की चीजें बनाना जानता था? कुछ देर बाद छत धीरे धीरे बंद हो गई और बॉक्स में लगी रोशनी धीरे धीरे तेज हो गई। जब पूरे हॉल में रोशनी पूरी तरह से बहाल हो गई, तो पास में बैठी वायलिन वादिका ने धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाया और जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अचानक रोजमेरी पर पड़ी और वह चौंक गई। रोजमेरी, उसकी आधी शिक्षिका। रोजमेरी ने एक बार उसे वायलिन का कुछ ज्ञान दिया था, लेकिन कभी भी उसे औपचारिक रूप से शिष्य नहीं बनाया था। उसे यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। रोजमेरी को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस वायलिन वादक को उसने आधे महीने तक बड़ी मेहनत से सिखाया था, वह इतना खराब बजाएगा। वह सोच रही थी कि उन्हें इतना निराशाजनक वायलिन वादक कहाँ से मिला। क्या तुम उसे जानते हो? रोमियो ने देखा कि रोजमेरी वायलिन वादक को देख रही थी। रोजमेरी मुस्कुराई। मशहूर वायलिन वादक स्काइलर, उसे कौन नहीं जानता? स्काइलर ने तुरंत कहा, नहीं, आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैंने हाल ही में ठीक से अभ्यास नहीं किया है। अगर मैंने आपको बुरा अनुभव दिया हो तो मुझे खेद है। जाओ। रोमियो को पता नहीं था कि उनके बीच क्या हुआ था। उसने रोजमेरी का हाथ बिना छोड़े पकड़े रखा। ये देखकर कि रोजमेरी का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, स्काइलर चली गई और तुरंत अपना फोन निकाला। शिक्षिका, मुझे पता ही नहीं था कि आप हैं। मुझे आखिरी समय में मदद करने के लिए कहा गया था। मुझे लगा कि कुछ अमीर लोग हैं जिन्हें संगीत सिद्धांत की समझ नहीं है और उन्होंने मुझे इधर उधर बजाने के लिए पैसे दिए हैं। इसलिए मैंने सच में कैफे में जाकर कुछ नहीं कहा। रोजमेरी को उसका संदेश मिला और उसने बस कुछ शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत खराब था। मैं निश्चित रूप से और अधिक मेहनत से अभ्यास करूंगा। रोजमेरी ने अपना फोन रख दिया और जवाब नहीं दिया। चलो चलते हैं। ला बेले वी के सामने बैठी योलांडा का पेट पहले से ही भरा हुआ था, लेकिन रोजमेरी अभी तक बाहर नहीं आई थी। योली, आज तुम्हें बहुत भूख लगी है, थोड़ा और खाना चाहोगी? एक और आइसक्रीम कैसी रहेगी? जैकरी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। उसने सोचा, ये चीजें तो उसे पसंद थी। कोई जरूरत नहीं है, योलांडा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर वह और खाती तो उसे उल्टी हो जाती। अगर वह रोजमेरी के बाहर आने का इंतजार न करती तो वह इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं खाती। अब खाना नहीं खा रहे हो? तो चलो चलें। नदी किनारे टहलने चलते हैं। देर हो रही थी। ये देखकर जैकरी ने वेटर को बिल चुकाने के लिए बुलाया और फिर योलांडा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। योलांडा थोड़ी लड़खड़ा रही थी और उसे थोड़ी देर हो गई। उसे इस बात का थोड़ा अफसोस था कि वह जैकरी को रोजमेरी को काम से विदा करते हुए नहीं देख पाए। तभी सड़क के उस पार स्थित ला बेलेवी की वीआईपी लिफ्ट अचानक खुली और एक लंबा चौड़ा आकर्षक आदमी रोजमेरी के साथ बाहर निकला। हालांकि यह कुछ ही सेकंड का दृश्य था, योलांडा दंग रह गई। दूरी के बावजूद उस व्यक्ति का कद, रूप और आभा जैकरी से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। हालांकि वह उसके चेहरे के विशिष्ट लक्षण नहीं देख पा रही थी, योलांडा ये बता सकती थी कि वह आदमी बहुत जवान था। वह सचमुच सदमे में थी। उस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। क्या वह आदमी रोजमेरी का भाई हो सकता है? रोजमेरी एक गरीब परिवार से थी। बहुत संभव है कि वह यहाँ अपने भाई के साथ काम कर रही हो। इस तरह सोचने पर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वह अब भी उस आदमी के कार्यों को समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोजमेरी का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा हो। क्या उसे देखने में कोई गलती हुई होगी? क्या भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे? वह इतनी दूर थी और उसने उन्हें केवल कुछ सेकंड के लिए ही देखा था, इसलिए वह उस विशिष्ट स्थिति को नहीं देख पाए। योली, क्या हुआ? नहीं। योलांडा ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसने अपनी बहन को फिर से देखा है। उसे डर था कि जैकरी सोचेगा कि वह हमेशा अपनी बहन को घूरती रहती है। लेकिन जिस दिशा में वह आदमी और रोजमेरी जा रहे थे, वह दिशा ला बेले वी के विशेष पार्किंग स्थल की ओर। जैकरी, मुझे अभी याद आया, पहाड़ की तलहटी में एक मिठाई की दुकान है। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ मिठाइयाँ पैक करना चाहता हूँ और तुम्हारे माता पिता के लिए भी कुछ खरीदना चाहता हूँ। कैसा रहेगा? कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे माता पिता रात में मिठाई नहीं खाते। अगर आपके माता पिता चाहें तो मैं उनके लिए खरीद सकता हूँ। जैकरी गाड़ी चलाकर पहाड़ की तलहटी तक गया और उसके साथ अंदर चला गया। योलांडा मिठाई चुनने का नाटक कर रही थी, बीच बीच में बाहर सड़क पर नजर डाल रही थी। पहाड़ की चोटी से नीचे आते हुए बस यही सड़क थी। रोजमेरी चाहे टैक्सी ले रही हो या साइकिल चला रही हो, वह इस मिठाई की दुकान के पास से जरूर गुजरती। लेकिन योलांडा लंबे समय से चयन कर रही थी, लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसे एक लग्जरी कार के अलावा कोई और वाहन नजर नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि रोजमेरी पैदल चल रही हो?
मैडम, क्या हमारी दुकान में कोई ऐसी मिठाई नहीं है जो आपको पसंद हो? दुकानदार ने योलांडा को ब्रांडेड कपड़ों में देखा। वह आधे घंटे से केक चुन रही थी और खुद को रोक नहीं पाए और उसने आगे बढ़कर पूछ ही लिया। नहीं, मुझे अभी याद आया, मेरे माता पिता एक चैरिटी डिनर में गए हैं, वहां शायद बहुत सारा खाना होगा, मैं उनके लिए कुछ नहीं ले जाऊंगी। योलांडा ने जैकरी को मिठाई की दुकान से बाहर निकाला, कार में बैठी और फिर से पीछे के शीशे में देखा। सचमुच कोई नजर नहीं आ रहा था। तो रोजमेरी सचमुच पैदल ही गई थी। इस समय रोजमेरी उसी लग्जरी कार में बैठी थी जिसे योलांडा ने अभी अभी देखा था, और अपने सामने बैठे आदमी को देखते हुए बोली, क्या अब आप मुझे छोड़ सकते हैं? उसने कहा कि बस थोड़ी देर के लिए ही उससे पकड़े रहना था, लेकिन ये पूरी रात चलता रहा। क्या ये काफी नहीं था? रोमियो ने हल्के से अपने होंठ सिकोड़े। अपनी मंगेतर का हाथ पकड़ने में क्या बुराई है? मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूं। ये कौन सा युग है जिसमें अभी भी इस तरह की पूर्व निर्धारित मुलाकातें होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक उच्च शिक्षित आधुनिक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने इस निर्धारित विवाह का विरोध नहीं किया। ये तो वाकई अजीब है। तुम पहले से ही मेरा हाथ पकड़े हुए हो, अब मुझे छोड़कर जा रही हो। रोमियो ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रोजमेरी ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। हिलो मत। उसकी आवाज मोहक थी। वह उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। उसके शब्द उसके कान में ऐसे गूंज रहे थे मानो उनका कोई और ही अर्थ हो। झील के किनारे बने विला में सेरेना बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। शाम के 8 बज चुके थे। वो देहाती अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या उसने फिलिप के यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी थी? अब घर आने में शर्म आ रही है। अगर ऐसा था तो चीजें दिलचस्प होने वाली थीं। वह उस देहाती के अजीबोगरीब चेहरे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ अमीर लड़कियां सेरेना को घेरे हुए थीं। अध्याय 35। सेरेना, तुम बार बार समय क्यों देख रही हो? क्या तुम अपने मंगेतर रोमियो के संदेश का इंतजार कर रही हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगेतर ने कल कुछ और लग्जरी ब्रांड खरीदे हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं वो लिमिटेड एडिशन चीजें खरीद सकूं जो मैं नहीं खरीद सकती। सेरेना, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। तुम्हारा परिवार बहुत प्यार करने वाला है और तुम्हारा मंगेतर भी बहुत अद्भुत है। सेरेना ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पी लिया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। अन्यथा उस महिला के वापस आते ही उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। हम आपको सरप्राइज देने के लिए खास तौर पर आपसे मिलने आए थे, लेकिन आप हमें बाहर निकालना चाहते हैं। वो बस अपने मंगेतर को फोन करना चाहती है और नहीं चाहती कि हम उनकी मीठी मीठी बातें सुने। बस करो दोस्तों, मुझे शर्म आ रही है। सेरेना ने शरारती अंदाज में अपने दोस्तों को कोहनी मारी। ठीक है, हम पूरी रात यहीं रहे हैं। चलो चलते हैं। हम सेरेना और उसके मंगेतर को परेशान नहीं करना चाहते। जैसे ही लड़कियां जाने लगीं, उन्होंने विला के बाहर कई आलीशान कारें खड़ी देखीं। करीब 1 दर्जन कर्मचारी कारों से उतरे और अनगिनत खूबसूरत कपड़े, जूते और बैग अनगिनत रैक पर टांगने लगे। उन्हें सजाने के बाद वे उन्हें विला के अंदर ले जाने वाले थे। हे भगवान, क्या मैं बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से मतिभ्रम का शिकार हो रहा हूं? हजारों तो नहीं, लेकिन सैकड़ों जरूर होंगे। जो लड़कियां जाने की योजना बना रही थीं, वे जल्दी से डिस्प्ले रैक पर रखे कपड़े और जूते देखने के लिए चली गईं। ये तो नए उत्पाद हैं। लाइसे, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये बहुत पसंद आ रहे हैं। हे भगवान, ये तो बहुत सारे हैं। सेरेना ने मन ही मन सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके माता पिता ने कल रोजमेरी के लिए इतने सारे कपड़े, जूते और बैग खरीद लिए थे कि उन्हें अपराधबोध हुआ और उन्होंने अलवाई से उसके लिए नए कपड़े, जूते और बैग डिजाइन करने और बनाने के लिए कहा। सभी खूबसूरत कपड़ों और जूतों को देखकर और अपनी सहेलियों से तारीफें सुनकर सेरेना का मूड अचानक बेहतर हो गया। उसे अपने माता पिता से इतनी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं थी। वे उसे भी उतना ही प्यार करते थे। ऐसा लगता था कि उसका दर्जा रोजमेरी से कम नहीं था। अलवाई के प्रभारी श्री जेमी कर्मचारियों को निर्देश दे रहे थे। लड़कियों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। क्या ये मिस्टर जेमी नहीं हैं, जो लाई के प्रभारी हैं? आप खुद सामान पहुंचाते हैं। आप वाकई हमारे दोस्त की कदर करते हैं। शुभ संध्या देवियों। जेमी उनके नाम नहीं जानता था, लेकिन उनके पहनावे को देखकर वह समझ गया कि वे लाई की प्रशंसक हैं। ये सब क्या है? लड़कियों में से एक ने पूछे बिना नहीं रह सकी। ओह, ये तो मिस कॉलिंस के लिए तैयार किए गए हैं।
जेमी के शब्द सेरेना के लिए एक तमाचे की तरह थे, जो कुछ ही क्षण पहले खुश थी लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गहरे अंधकार में गिर रही हो। सुश्री कॉलिंस। वे फिर से सुश्री कॉलिंस को ही सामान क्यों पहुंचा रहे थे? क्या उसके माता पिता ने कल ही उस महिला के लिए ढेर सारा सामान तैयार नहीं किया था? आज फिर से उसके लिए इतनी तैयारी क्यों की जा रही थी? ये पक्षपात बहुत स्पष्ट था। लेकिन लड़कियां चिढ़ाने लगीं, मिस कॉलिंस। सेरेना, क्या यह आप नहीं हैं? सेरेना के 5 बड़े भाई थे, क्या वह इस परिवार की छठी संतान नहीं थी? सेरेना को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। कोलिंस परिवार में सभी जानते थे कि मिस कोलिंस का मतलब रोजमेरी से था, न कि उससे। शांत रहो, बहुत देर हो गई है। सेरेना ने अपने दोस्तों को खींचते हुए कहा, बहुत देर हो रही है, तुम लोगों को घर जाना चाहिए। मुझे पता था कि सेरेना आज रात बार बार समय क्यों देख रही थी। पता चला कि उसके माता पिता ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया था। सेरेना, तुम तो बड़ी ही विनम्र हो। अगर मैं होती तो तुरंत इंस्टाग्राम पर शेखी बघारती। क्या तुम्हें डर है कि हमें इसके बारे में पता चल जाएगा? क्या तुम्हें चिंता है कि इससे हमारे कोमल दिल टूट जाएंगे? ठीक है, चलो वापस चलते हैं। सेरेना को अपने उपहारों का आनंद लेने दो। मुझे बहुत जलन हो रही है। हालांकि सेरेना को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ने रोजमेरी के लिए इतने सारे कपड़े, जूते और बैग क्यों मंगवाए, लेकिन अब उसका मुख्य काम अपनी सहेलियों को विदा करना था। जैसे ही वे कार में बैठने वाले थे, अचानक एक लग्जरी कार विला के सामने आकर रुक गई। उनकी एक सहेली, ब्रुकलिन रीड, ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, सेरेना, क्या ये तुम्हारे मंगेतर की कार नहीं है? वह नंबर प्लेट, वह लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार उसके मंगेतर के अलावा और कौन हो सकता है? ब्रुकलिन की निगाहों का पीछा करते हुए सेरेना ने देखा कि यह वाकई रोमियो की कार थी। रोमियो यहाँ था। काल कार से बाहर निकला और आदरपूर्वक पीछे का दरवाजा खोला। रोमियो रोजमेरी का हाथ थामे कार से बाहर निकला। ये देखकर उसकी सहेलियां दंग रह गईं। सेरेना, क्या वह तुम्हारा मंगेतर नहीं है? वह दूसरी महिला का हाथ क्यों पकड़े हुए है? वह उसकी कार से बाहर क्यों आ रही है? वह तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? वह क्या कर रही है? वो औरत खुद को क्या समझती है? बस देखते रहो, मैं उसे कैसे बेइज्जत करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई सेरेना के मंगेतर पर क्रश रखने की, मैं उसे भी बेइज्जत कर दूंगी। सहेलियां रोजमेरी का सामना करने ही वाली थीं। रोजमेरी से ईर्ष्या होने के बावजूद सेरेना ने अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, हंगामा मत करो, वह रिश्तेदार है। तुम्हारे मंगेतर के साथ किस रिश्तेदार को संबंध बनाने का मौका मिलता है? वे तो हाथ पकड़े हुए हैं। सेरेना, वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तुम इसे क्यों बर्दाश्त कर रही हो? क्या रोमियो किसी दूसरी स्त्री के प्यार में पड़ गया है? या वह नशे में है? क्या इसी वजह से यह स्त्री उसे बहकाने में सक्षम है? सेरेना को समझ नहीं आ रहा था कि इस अप्रत्याशित स्थिति को कैसे समझाए। शुक्र है, उनके बीच दूरी थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, बात यह है, उस लड़की का अतीत दुखद है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे माता पिता, वे दयालु हैं, इसलिए वे उसे गोद लेने पर विचार कर रहे हैं। शायद उसने रोमियो के सामने अपनी दुखद कहानी सुनाई होगी और रोमियो को उस पर दया आ गई होगी। खैर, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उसकी सहेलियां अब भी बहुत गुस्से में थीं। अगर आपके माता पिता दान करना चाहें तो वे पैसे दान कर सकते हैं। वे किसी अजनबी को अपने घर में क्यों रखेंगे? अगर आपके माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में पनाह देते हैं जिसका आपसे कोई रक्त संबंध नहीं है, तो वह आपके परिवार की संपत्ति और यहाँ तक कि आपकी मंगेतर पर भी लालच कर सकती है। ये मुसीबत का कारण बन सकता है। सेरेना को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सहेलियों को कैसे जाने के लिए मनाए। तभी माथा आ गई और सेरेना ने झट से उसे इशारा किया। दोनों ने मिलकर लड़कियों को वहां से विदा कर दिया। दूसरी ओर, जैसे ही रोजमेरी कार से बाहर निकली, उसने जेमी को उसकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा और उसने कहा, हाय मिस कॉलिंस, हम फिर से मिल रहे हैं। वह अपने बॉस से डिलीवरी एड्रेस के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसके बॉस ने उसे ब्लॉक कर दिया था और उसकी कॉल नहीं लग रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? उसे यहाँ देखकर रोजमेरी हैरान रह गई, लेकिन उसे एक बुरा एहसास भी हुआ। उसे यकीन था कि रात भर मेहनत करके उसने जो डिजाइन तैयार किए थे, वे सब यहाँ नहीं पहुंचे होंगे। सामान की जांच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये वाकई उसी के डिजाइन थे। उसके दिल में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब के बाद ये सामान वापस उसके हाथों में आ जाएंगे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रोमियो ने रोजमेरी से जेमी की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से सतर्कता और असंतोष के भाव झलक रहे थे। अध्याय 36।
रोमियो को बॉस का हाथ पकड़े देखकर जेमी दंग रह गया और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बॉस ने उसका हाथ नहीं काटा। यह अविश्वसनीय था। जेमी, तुम यहाँ कैसे आ गए? खबर सुनते ही दौड़कर आए लुइसा भी अचंभित थी। इतने सारे कपड़े क्यों? हमने आज कपड़े मंगवाए तो नहीं थे ना? रोमियो, रोज तुम लोग वापस आ गए। यहाँ क्या चल रहा है? जेमी, क्या तुमने गलत जगह पर सामान पहुंचा दिया? केनेथ भी उतना ही हैरान था, ये देखकर कि किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जेमी ने समझाया, ये चीजें मिस्टर मैकमिलन ने भेजी थी। रोमियो, केनेथ और लुइसा ने एक साथ रोमियो की ओर देखा। रोमियो ने बेपरवाही से समझाया, रोज अभी अभी इस घर में वापस आए हैं, उसे खरीदारी करने का समय नहीं मिला है। उसने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखते हुए कोमल स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रोजमर्रा के कपड़े मंगवाए हैं। जब तुम्हारा मन खरीदारी करने का हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रोजमेरी अवाक रह गई। क्या उसे कम से कम ये चीजें मंगवाने से पहले उससे पूछना नहीं चाहिए था कि क्या उसे इनकी जरूरत है? कल ही उसे अपने जैविक माता पिता से ढेर सारे कपड़े, जूते और बैग मिले, और अब इससे भी ज्यादा आने वाला है। वह इतने सारे कपड़े कैसे पहन सकती है? मैंने देखा कि तुम्हें ये ब्रांड पसंद है। जब भी रोमियो उसे देखता वह इसी ब्रांड के कपड़े पहने होती, इसी ब्रांड का बैग लिए होती, यहाँ तक कि उसके जूते भी। रोजमेरी उन्हें इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि उसे वे पसंद थे, बल्कि इसलिए कि वे उसके माता पिता ने उसे उपहार में दिए थे और ये उसके खुद के डिजाइन थे। उसके लिए अपनी ही बनाई हुई चीजें पहनना स्वाभाविक ही है। लेकिन रोमियो को ये बात पता नहीं थी और उसने सोचा कि वह उन्हें पसंद करती है। दरअसल कल केनेथ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही लुइसा ने उसे कोहनी मारी और झट से विषय बदल दिया। रोमियो, तुम कितने विचारशील हो। रोज चाहे जो भी सोचे, मैं भावुक हो गई हूँ। तुम सचमुच अद्भुत हो। केनेथ असमंजस में था। उसने उसे कल रोजमेरी को भेजे गए 100 कपड़ों, जूतों और थैलों का जिक्र करने से क्यों रोका? उनके आपस में जुड़े हाथों को देखकर लुइसा बेहद खुश थी। रोमियो, चलो यहाँ खड़े होकर बातें न करें, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ घर चले। मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता। रोमियो ने मना नहीं किया, बल्कि वह रोजमेरी का हाथ थामे विला में प्रवेश कर गया। तभी केनेथ को उनकी हाथ पकड़े हुए स्थिति का एहसास हुआ। उसे उत्साह और अकथनीय उदासी का मिला जुला एहसास हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि घर लौटने के महज 2 दिन बाद ही उसकी बेटी को कोई चुरा लेगा। जेमी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस कितनी निर्दयी थी। उसने न सिर्फ अपने पिता से अपने डिजाइन खरीदे, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से भी यही करवाया। कितनी शरारती! अगर बॉस ने केनेथ को धोखा भी दिया होता तो सच्चाई पता चलने पर केनेथ कुछ नहीं करता, लेकिन रोमियो तो बड़ा आदमी था। रोजमेरी ने तो उसे भी धोखा देने की हिम्मत की थी। इसके लिए रोमियो को अपने बॉस की तारीफ करनी ही पड़ेगी। जब तक सेरेना वहां पहुंची तब तक उसने जेमी को ये कहते हुए सुना था कि ये सब चीजें रोमियो ने रोजमेरी के लिए तैयार की थीं। वह एकदम सदमे में थी, वहीं जम सी गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? रोमियो न केवल रोजमेरी को उनके दादाजी से मिलने ले गया, बल्कि उसने उसके साथ रात का खाना भी खाया और उसे घर वापस भी छोड़ा। और उसे उस कार में बैठने दो। उसने इससे पहले कभी किसी महिला को बैठने नहीं दिया था। और उसने रोजमेरी के लिए बहुत सारे कपड़े, जूते और बैग मंगवाए। लेकिन अहम बात यह थी कि वह उसे हाथ में हाथ डालकर घर तक ले गया। माथा, अब हम क्या करें? सेरेना बहुत घबरा गई थी। अभी अभी रोजमेरी को देखकर तो यही लगता है कि दादा फिलिप ने उसे परेशान नहीं किया। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? माथा को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लिविंग रूम में रोमियो केनेथ और लुइसा के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहा था। उसकी नजरें लगातार रोजमेरी पर टिकी हुई थीं। वो छुप छुप कर उसे देख रहा था और बीच बीच में उससे बातचीत भी कर रहा था। ये छोटी छोटी बातें किसी की नजर से नहीं बच रही थीं। सेरेना पहले से ही रोज से ईर्ष्या करती थी, खासकर रोमियो को रोजमेरी की भावनाओं का अतिरिक्त ख्याल रखते हुए देखकर। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धन से हुए थे और उसकी हथेलियां नाखूनों के निशानों से भरी हुई थीं। तभी अचानक लुइसा ने पूछा, रोज, तुमने अपने गले में क्या पहना है? सबकी निगाहें रोजमेरी पर टिक गईं और सबने देखा कि रोजमेरी के गले में मुकुट वाला हार था। इस हार को देखकर सब दंग रह गए। सेरेना को छोड़कर बाकी सभी लोग बेहद खुश थे, जिनमें लुइसा भी शामिल थी, जिसने पूछा, क्या दादा फिलिप ने आपको यह हार दिया है? हाँ, रोजमेरी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन रोमियो ने धीरे से कहा, दादाजी रोज से बहुत खुश हैं, उन्होंने तो रोज से 2 दिन में उन्हें अस्पताल से लेने के लिए भी कहा है।
केनेथ और लुइसा को कभी उम्मीद नहीं थी कि फिलिप उनकी प्यारी बेटी से इतना खुश होगा। वे बहुत खुश हुए। ठीक है, जब फिलिप अस्पताल से छुट्टी पा ले तो रोज को बता देना, तुम दोनों साथ में उसे लेने जा सकते हो। सेरेना को इतनी जलन हो रही थी कि वह गुस्से से फट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादा फिलिप ने इतनी आसानी से ताज का हार रोजमेरी को क्यों दे दिया। उसने पहले दादा फिलिप को खुश करने की बहुत कोशिश की थी, उनके सामने खुद को सर्वज्ञानी दिखाया था, लेकिन फिर भी दादा फिलिप ने ताज का हार नहीं निकाला। रोजमेरी आज सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही गई थी और दादा फिलिप को वह पहले से ही इतनी पसंद आ गई। कुछ देर बातचीत करने के बाद रोमियो जाने के लिए खड़ा हुआ। उसने धीरे से रोजमेरी के सिर पर थपथपाते हुए कहा, जल्दी सो जाओ, देर तक मत जागना। उसने ऐसे कहा जैसे किसी बच्चे को डांट रहा हो। केनेथ और लुइसा ने रोमियो का इतना कोमल पक्ष पहले कभी नहीं देखा था। उनके दिल एक बार फिर खुशी से भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका रिश्ता इतनी जल्दी और आसानी से आगे बढ़ेगा। रोजमेरी को आमतौर पर किसी का स्पर्श पसंद नहीं था, लेकिन आज रोमियो ने उसे बार बार अपना संकोच दूर करने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अब चलना चाहिए। रोमियो ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आवाज नर्म थी। घर पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा। सेरेना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने पहले ही फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। ठीक है। उनके जाने के बाद रोजमेरी नहाने के लिए ऊपर चली गई। सेरेना अपने कमरे में लौट आए। अगर माथा ने उसे सहारा न दिया होता तो वह कीचड़ के ढेर की तरह फर्श पर गिर पड़ती। माथा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपने जीवन में कभी इतना पराजित महसूस नहीं किया था। सेरेना, रोमियो मेरी बहन के पीछे इतना दीवाना है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं रोमियो का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं? माथा ने मन ही मन एक योजना बनाई और फिर कहा, चिंता मत करो, उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। घर लौटते समय रोमियो ने आगे चल रहे ड्राइवर से पूछा, क्या आपको डॉक्टर बेल मिल गए हैं? अभी नहीं। कार्ल ने रियर व्यू मिरर में देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मिस्टर मैकमिलन क्या सोच रहे हैं। हालांकि ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि डॉक्टर बेल का निधन हो गया है, लेकिन कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे अभी भी जीवित हैं। उन्होंने बस मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है और उनका पता इतना रहस्यमय है कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। हर बार जब हम उन्हें ढूंढने के करीब होते हैं तो वे फिसल कर निकल जाते हैं। रोमियो जानता था कि अगर उसे ढूंढना इतना आसान होता तो वह डॉक्टर बेल नहीं होता। मिस्टर मैकमिलन, क्या हमें मिस रोजमेरी को मौका देना चाहिए? कार्ल ने पीछे देखने वाले शीशे में देखा, मानो वह अपने मन की बात कह रहा हो। मिस रोजमेरी एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं। उन्होंने फिलिप की जान पहले ही 2 बार बचाई है। दादाजी की हालत थोड़ी पेचीदा है। रोमियो रोजमेरी को मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि उसे इससे निपटने का तरीका न पता हो या वह ऐसा न कर पाने के लिए दोषी महसूस करे। वह ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहता था। आप डॉक्टर बेल के ठिकाने की तलाश जारी रखें। हाँ। अध्याय 37। माथा, अब हम क्या करें? सेरेना बहुत घबरा गई थी। अभी अभी रोजमेरी को देखकर तो यही लगता है कि दादा फिलिप ने उसे परेशान नहीं किया। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? माथा को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लिविंग रूम में रोमियो केनेथ और लुइसा के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहा था। उसकी नजरें लगातार रोजमेरी की तरफ जा रही थीं। वो छुप छुप कर उसे देख रहा था और बीच बीच में उससे बातचीत भी कर रहा था। ये छोटी छोटी बातें किसी की नजर से नहीं बच रही थीं। सेरेना पहले से ही रोजमेरी से ईर्ष्या करती थी, खासकर रोमियो को रोजमेरी की भावनाओं का अतिरिक्त ख्याल रखते हुए देखकर। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंसे हुए थे और उसकी हथेलियां नाखूनों के निशानों से भरी हुई थीं। तभी अचानक लुइसा ने पूछा, रोज, तुमने अपने गले में क्या पहना है? सबकी निगाहें रोजमेरी पर टिक गईं और सबने देखा कि रोजमेरी के गले में मुकुट वाला हार था। इस हार को देखकर सब दंग रह गए। सेरेना को छोड़कर बाकी सभी लोग बेहद खुश थे, जिनमें लुइसा भी शामिल थी, जिसने पूछा, क्या दादा फिलिप ने आपको यह हार दिया है? हाँ। रोजमेरी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन रोमियो ने धीरे से कहा, दादाजी रोज से बहुत खुश हैं। उन्होंने तो रोज से 2 दिन में उन्हें अस्पताल से लेने के लिए भी कहा है। केनेथ और लुइसा को कभी उम्मीद नहीं थी कि फिलिप उनसे इतना खुश होगा। प्यारी बेटी, वे बेहद खुश थे। ठीक है, जब फिलिप अस्पताल से छुट्टी पा ले तो रोज को बता देना, तुम दोनों साथ में उसे लेने जा सकते हो। सेरेना को इतनी जलन हो रही थी कि वह गुस्से से फट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादा फिलिप ने इतनी आसानी से ताज का हार रोजमेरी को क्यों दे दिया।
उसने पहले दादा फिलिप को खुश करने की बहुत कोशिश की थी, उनके सामने सब कुछ जानने वाले की तरह बर्ताव किया था, लेकिन तब भी दादा फिलिप ने ताज का हार नहीं निकाला था। रोजमेरी आज सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही गई थी, और दादा फिलिप को वह पहले से ही इतनी पसंद आ गई। कुछ देर बातचीत करने के बाद रोमियो जाने के लिए खड़ा हुआ। उसने धीरे से रोजमेरी के सिर पर थपथपाते हुए कहा, जल्दी सो जाओ, देर तक मत जागना। उसने ऐसे कहा जैसे किसी बच्चे को डांट रहा हो। केनेथ और लुइसा ने रोमियो का इतना कोमल पक्ष पहले कभी नहीं देखा था। उनके दिल एक बार फिर खुशी से भर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका रिश्ता इतनी जल्दी और आसानी से आगे बढ़ेगा। रोजमेरी को आमतौर पर किसी का स्पर्श पसंद नहीं था, लेकिन आज रोमियो ने उसे बार बार अपना संकोच दूर करने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अब चलना चाहिए। रोमियो ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आवाज धीमी थी, घर पहुंचकर मैं तुम्हें फोन करूंगा। सेरेना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने पहले ही फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। ठीक है। उनके जाने के बाद रोजमेरी नहाने के लिए ऊपर चली गई। सेरेना अपने कमरे में लौट आए। अगर माथा ने उसे सहारा न दिया होता तो वह कीचड़ के ढेर की तरह फर्श पर गिर पड़ती। माथा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपने जीवन में कभी इतना पराजित महसूस नहीं किया था। सेरेना, रोमियो मेरी बहन के पीछे इतना दीवाना है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं रोमियो का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं? माथा ने मन ही मन एक योजना बनाई और फिर कहा, चिंता मत करो, उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। घर लौटते समय रोमियो ने आगे चल रहे ड्राइवर से पूछा, क्या आपको डॉक्टर बेल मिल गए हैं? अभी नहीं। कार्ल ने रियर व्यू मिरर में देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मिस्टर मैकमिलन क्या सोच रहे हैं। हालांकि ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि डॉक्टर बेल का निधन हो गया है, लेकिन कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे अभी भी जीवित हैं। उन्होंने बस मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है, और उनका पता इतना रहस्यमय है कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। हर बार जब हम उन्हें ढूंढने के करीब होते हैं तो वे फिसल कर निकल जाते हैं। रोमियो जानता था कि अगर उसे ढूंढना इतना आसान होता तो वह डॉक्टर बेल नहीं होता। मिस्टर मैकमिलन, क्या हमें मिस रोजमेरी को मौका देना चाहिए? कार्ल ने पीछे देखने वाले शीशे में देखा, मानो वह अपने मन की बात सोच रहा हो। मिस रोजमेरी एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं। वह फिलिप की जान पहले ही 2 बार बचा चुकी हैं। दादाजी की हालत थोड़ी पेचीदा है। रोमियो रोजमेरी को मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि उसे इससे निपटने का तरीका न पता हो, या वह ऐसा न कर पाने के लिए दोषी महसूस करे। वह ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहता था। आप डॉक्टर बेल के ठिकाने की तलाश जारी रखें। हाँ। रोजमेरी अभी अपने कमरे में लौटी ही थी कि उसके फोन पर एक नए संदेश की घंटी बजी। किसी ने डॉक्टर बेल के बारे में पूछताछ की है। लगता है एक बहुत ही जटिल मामला है जिसमें मदद की जरूरत है। डॉक्टर बेल की सहायता की तत्काल आवश्यकता है। रोजमेरी ने तुरंत जवाब दिया, व्यस्त हूं, समय नहीं है। कल सोमवार था और उसे अपने पिता द्वारा दी गई कंपनी की स्थिति का जायजा लेना था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वे उसे और पैसे भेज देते। दूसरी पार्टी बहुत धनी है। उनका कहना है कि वे डॉक्टर बेल को पाने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। संदेश भेज दिया गया था, लेकिन रोजमेरी पहले ही लॉग आउट कर चुकी थी। वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। कपड़े पहनते ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अजीब सा नंबर दिखाई दिया, लेकिन उसने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, मानो यह कोई सामान्य बात हो। इटली ने हमारा बहुत नुकसान किया है। हमने बहुत कुछ खो दिया है। बहुत कुछ। काश मैं जाकर उसके परिवार को खरी खोटी सुना पाती। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे मूर्ख को कैसे पाला पोसा। कुछ समय पहले वो कुछ परियोजनाओं में निवेश करना चाहता था। मैंने तो मानो उसे पूरी योजना ही बता दी थी। मैंने तो लगभग उसे थाली में पैसा परोस ही दिया था। लेकिन नहीं, उसने न सिर्फ सब कुछ गंवा दिया बल्कि हमें भी अपने साथ बर्बाद कर दिया। अगर यही चलता रहा तो आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैं निराशा से मर जाऊंगी। बोलने वाला व्यक्ति जैक था, जो 3 साल से रोजमेरी के साथ था और हमेशा वफादारी से उसके साथ खड़ा रहा था। बाल सुखाते हुए रोजमेरी बीच में रुक गई। बहुत सारा पैसा गंवा दिया है ना? इटली सच में बेवकूफ था। अब तक कितनी बार ऐसा हो चुका था। तुम उस बेवकूफ के चक्कर में क्यों पड़े हो? हमें उससे सारे संबंध तोड़ देने चाहिए और उसकी वजह से लगातार पैसे गंवाने के बजाय खुद पैसे कमाने चाहिए। हैरिस परिवार में इतने सालों से तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव हुआ है? आपने कितना कुछ सहा है। आपने ग्रेस का एहसान चुकाने के लिए जरूरत से ज्यादा किया है। आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। हैरिस परिवार को पर्दे के पीछे से बहुत सारा कारोबार मुहैया कराया है
और कई समस्याओं का समाधान किया है। एटली, तुमने उन्हें ट्रैंक्विल सिटी का सबसे अमीर बनने में मदद की। तुमने ग्रेस का एहसान चुका दिया। क्या हम अब उनकी मदद करना बंद कर सकते हैं? रोजमेरी ने लापरवाही से सूखे तौलिए से अपने बाल पोंछे और कहा, जरूर। वह कुछ समय से इस बारे में सोच रही थी। अब से उसका हैरिस परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। उनके रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे। हमारे समर्थन के बिना। मुझे आश्चर्य है कि उनकी कंपनी कितने समय तक चल सकती है। एटली की व्यावसायिक कुशलता को देखते हुए वह न केवल ट्रैंक्विल सिटी में शीर्ष स्थान खोने वाला था, बल्कि संभवतः दिवालिया भी हो सकता था। रोजमेरी उस मूर्ख के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। उसने लापरवाही से अपने बाल पोंछे। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूं। आकर कुछ ले आना। ठीक है, आप जो भी कहें, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मैं आऊंगा। इसे करें, जैक ने ये कहा, फिर अपने बगल में उदास बैठे व्यक्ति की ओर देखा और अनजाने में कह बैठा, जोन्स भी तुम्हें याद कर रहा है। वह तुमसे मिलना चाहता है। रोजमेरी अनिच्छा से सहमत हो गई। ठीक है। कुछ ही देर में उन्होंने सुरक्षा गार्डों से चतुराई से बचते हुए उस स्थान का पीछा करते हुए रिफ्लेक्शंस विला तक पहुंच गए। दीवार फांद कर अंदर जाओ। रोजमेरी घर में बाकी लोगों को डराना नहीं चाहती थी। समझ गया। दो आकृतियां दीवार फांद कर अंदर आईं और झट से रोजमेरी के सामने प्रकट हो गईं। बॉस, हमें आपकी बहुत याद आई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके बॉस के जैविक पिता केनेथ होंगे, जो लगातार 12 वर्षों तक देश के सबसे धनी व्यक्ति रहे थे। और उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि वे देश के सबसे अमीर आदमी के घर में होंगे। यह इतना भव्य और आलीशान था। उन्हें पता था कि उनकी बॉस को उसके जैविक माता पिता मिल गए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसका परिवार इतना संपन्न है। वे लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। कल बैंक जाना। रोजमेरी ने उन्हें एक चेक थमा दिया। जैक और जोन्स ने एक दूसरे को देखा, चेक लिया और ध्यान से देखा। क्या ये चेक असली था? मैकमिलन कॉर्पोरेशन का ब्लैंक चेक। बॉस, ये आपको कहां से मिला? जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आपने इसे चुराया तो नहीं है ना? जोन्स ने उसे लात मारी और पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो? वह चोर नहीं है। वह तो जमीन से पैसे उठाने की जहमत भी नहीं उठाएगी। बॉस, हमें बताओ, क्या तुमने ये चेक चुराया है? तुम क्या बात कर रहे हो? जैक ने जोन्स को घूंसा मारने से खुद को नहीं रोका। हमारी बॉस की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता को देखते हुए क्या उन्हें दूसरों से चोरी करने की जरूरत है? वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, उसकी त्वचा बेदाग और आंखें जीवंत थीं। उसने उनके झंझट खत्म होने तक इंतजार किया और फिर आराम से बोली, जब आप चेक कैश करवाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चेक कैसे मिला। इसे 300 का लिख दीजिए। $1 मिलियन। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती थी। 300 मिलियन काफी थे। ये सुनकर जैक ने चुपचाप चेक नीचे रख दिया और कहा, बॉस, मैं नहीं कर सकता। यह मैकमिलन कॉर्पोरेशन का चेक है। मुझे डर है कि अगर रोमियो को पता चला तो वह मेरा सिर काट देगा। अगर वह चेक फर्जी था तो उसकी खैर नहीं। रोजमेरी ने उसकी तरफ देखा। कितना डरपोक है। बॉस, ये चेक आखिर आया कहां से? जोन्स ने चेक उठाया और रोशनी में उसे हर कोण से जांचा। ये चेक तो पक्का असली था। रोजमेरी ने बेपरवाही से कहा, ये आसमान से गिरा है। मुझे कभी ऐसे चेक क्यों नहीं मिलते? जैक ने शिकायत की, ये चेक अचानक तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? रोजमेरी ने उसे एक नज़र डाली और कहा, अगर ये तुम्हारे हाथों में आ जाता तो क्या तुम इसे पकड़ पाते? कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? जैक ने बहुत गंभीरता से कहा, सिर्फ एक नहीं, बल्कि 10-20, जितने चाहें उतने ले आओ। मैंने फिलिप के दिल में घाव कर दिया। उस लड़की के सहज व्यवहार से निकलने वाली आभा किसी रानी जैसी थी। ये सुनकर जैक और जोन्स दंग रह गए। बॉस, उसमें हिम्मत है। उसने ऐसा काम स्वीकार कर लिया। यह ऐसा काम नहीं है जो कोई इंसान करेगा। बॉस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारी तनख्वाह देने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे। जोन्स और मुझे सच में नहीं पता कि हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे। चिंता मत कीजिए, मैं ये चेक कल बैंक ले जाऊंगा, कर्मचारियों से इसे ट्रांसफर करवा दीजिएगा। आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, फिर आप हमें भुगतान कर सकते हैं। बढ़िया। बॉस, मुझे पता था कि आप हमारी परवाह करते हैं। आखिरकार आपको हमारी तनख्वाह याद आ ही गई। जोन्स लगभग रो पड़ा। मैं इतना कंगाल हो गया हूं कि खाना भी नहीं खरीद सकता। लेकिन बॉस, सर्जरी के लिए 30 लाख मांगना, क्या ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं है? कहीं ज्यादा ही महंगा है क्या? जैक ने मन में थोड़ी चिंता लिए चेक को पकड़ लिया।
अगर उन्हें लगे कि आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं और वे भविष्य में सर्जरी के लिए आपके पास ना आए, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे बॉस की चिकित्सा कुशलता आम लोगों से कहीं बढ़कर है। जोन्स ने झटपट कलम उठाए और 30 लाख लिख दिए। बॉस, क्या मैकमिलन परिवार के पास कोई और मरीज हैं जिन्हें सर्जरी की जरूरत है? एक व्यक्ति के लिए 30 लाख, 10 लोगों के लिए 300 लाख, ये तो आसान कमाई है। बॉस, क्या आप जैक और मुझे इस महीने वेतन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं? रोजमेरी ने उदासीनता से जवाब दिया, इस पैसे का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अध्याय 38। क्या? बॉस, मुझे पता है आप बस अपना तनाव कम कर रहे हैं। जोन्स जल्दी से आगे बढ़ा। बॉस, क्या आप फिलिप की सर्जरी के बाद वाकई थक गए हैं? क्या मैं आपके पैरों की मालिश कर सकता हूं? पीछे हटो। बॉस के पैर छूने की हिम्मत कैसे हुई? अगर बॉस बाद में तुम्हारे हाथ काट दे तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, जैक ने डांटते हुए कहा, फिर मुस्कुराते हुए सिर घुमाया। बॉस, कैसा रहेगा अगर मैं आपके कंधे की मालिश कर दूं? थोड़ा आराम करो। आपकी मांसपेशियां। क्या तुम बॉस की मांसपेशियों को ढीला करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें बॉस द्वारा पीट पीट कर मार डाले जाने का डर नहीं है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक और जोन्स ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे पकड़े गए थे? या फिर, प्यारी, क्या तुम सो रही हो? दरवाजे के बाहर से लुइसा की आवाज आ रही थी। क्या लुइसा को कुछ पता चल गया था और उसने जानबूझकर दरवाजा खटखटाया था? अभी नहीं। लड़की की आवाज पहले से नर्म थी, लेकिन जब उसने अपने दोनों अधीनस्थों को देखा तो उसका लहजा जानबूझकर धीमा हो गया। चेक लो और 10 सेकंड में मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। मालिक, जैक कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने रोजमेरी की निर्मम आवाज सुनी, वरना मैं तुम्हारा बोनस जब्त कर लूंगी। ये सुनकर जैक तुरंत बालकनी से कूद गया और बोला, फिर मिलेंगे बॉस। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करोगे? जोन्स ने उसे इतनी तेजी से भागते देखा, फिर अपना सिर घुमाकर देखा तो बॉस की थोड़ी तिरछी आंखों में चेतावनी का भाव था और उसने जल्दी से कहा, बॉस, मैं अभी निकल रहा हूं। आपके पास 3 सेकंड हैं। ये सुनकर जोन्स तुरंत बालकनी की ओर दौड़ी। लेकिन नीचे कुत्ते हैं, मुझे कूदने से डर लग रहा है। प्यारी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लुइसा की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। रोजमेरी ने ऊपर देखा। जोन्स नीचे कूद गया था, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी रेलिंग पकड़े हुए था। जाहिर है वह नीचे मौजूद कुत्ते से बहुत डरा हुआ था। वैसे वह कुत्ता सचमुच बहुत हिंसक था, लगातार उस पर भौंक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल उसकी मदद कर सकती है। मालिक, जोन्स को लगा था कि बॉस उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बॉस उसे सीधे नीचे गिरा देगा। वह घास पर गिर पड़ा, उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। बॉस उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? इसी समय उस बड़े कुत्ते ने उसे देखा, उस पर बेतहाशा भौंका और अपने नुकीले दांत खोल दिए, मानो उसे काटने के लिए तैयार हो। आह! जोन्स डर गया और जल्दी से भाग गया। रोजमेरी ने उसे दूर भागते हुए देखा, फिर दरवाजा खोलकर बोली, माँ, क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? मुझे चिंता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे नहीं पता था कि आज रात तुम रोमियो के साथ खाना खा रही हो। क्या तुमने पेट भर खाना खा लिया? लुइसा एक ट्रे लेकर अंदर आए और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। प्यारी, क्या तुमने सुना? क्या कोई आवाज आ रही है? जैसे किसी आदमी का पीछा कोई कुत्ता कर रहा हो। पुरुषों की चीखें और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। यह एक बेहद दयनीय दृश्य लग रहा था। नहीं, रोजमेरी ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया। शायद मैंने गलत सुना। लुइसा ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे नीचे रख दी और खूबसूरती से सजी हुई मिठाइयाँ उसके सामने आ गईं। जल्दी खा लो। क्या ये तुमने बनाया है? रोजमेरी थोड़ी हैरान थी, उसकी माँ की खाना बनाने की कला इतनी अच्छी कैसे हो गई। और ये मिठाइयाँ तो देखने में ही स्वादिष्ट लग रही थीं। इसे शेफ ने बनाया है। उसे डर था कि रोजमेरी उसके द्वारा बनाया गया खाना नहीं खा पाएगी, इसलिए उसने रसोइये से कुछ खाना बनाने के लिए कहा। जल्दी खाओ। लुइसा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, तुम अभी अभी इस परिवार में आए हो। अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी तुम्हें आदत न हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? रोजमेरी ने उसके द्वारा दिया गया कांटा ले लिया और बोली, मैं खा लूंगी। तुम्हारे घर आने के बारे में तुम्हारे पिता और मैंने फिलहाल इसकी घोषणा न करने का फैसला किया है। पहली बात तो ये कि उसके दादा दादी की सेहत ठीक नहीं थी और वे इतनी महत्वपूर्ण खबर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे, परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार थे, अगर उन्हें इसके बारे में पता चलता तो वे निश्चित रूप से बड़ी संख्या में रोजमेरी से मिलने आते।
तीसरी बात, अगर वे उसकी पहचान उजागर कर देते तो मीडिया हर समय उनकी बेटी का पीछा करता, उसकी हर हरकत लोगों का ध्यान खींचती और लोग उस पर टिप्पणी करते। उन्हें इस बात की चिंता थी कि रोजमेरी संयम से रहना पसंद करती थी, आराम से नहीं। लुइसा ने अपनी चिंताओं के बारे में बात करते हुए कहा, उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें और फिर हम इस खबर की घोषणा करेंगे। रोजमेरी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां उससे इन चीजों के बारे में बात करेगी। उसने हल्के अंदाज में कहा, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। चाहे इसकी घोषणा की गई हो या नहीं, चाहे परिवार के रिश्तेदारों को ये पसंद आया हो या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। जब तक परिवार एकजुट था, वे सब एक मत थे। लुइसा ने अपने सामने बैठी उस सलीकेदार बच्ची को देखकर संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी और उसे खाना खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। खाना खत्म करने के बाद दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की, तभी रोजमेरी का फोन बज उठा और लुइसा ट्रे लेकर चली गई। फोन पर रोमियो ने कहा, मैं घर आ गया हूँ। आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिए हैं, मैं उन सब को पहन नहीं सकती। रोजमेरी ने पूछा, क्या आप इनमें से कुछ वापस कर सकती हैं? उसके पास वाकई बहुत सारे कपड़े थे, उन सबको न पहनना तो फिजूल खर्ची होती। बेहतर होगा कि उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटा लिए जाएं और उन्हें चिकित्सा अनुसंधान में लगाया जाए। कोई बात नहीं, आप इन्हें धीरे धीरे पहन सकती हैं, रोमियो ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया। क्या मैं आपको कल बाहर ले जा सकता हूँ? जहां भी आप जाना चाहें। मैं काम है। काम? रोमियो चौंक गया। गर्मी की छुट्टियों में नौकरी की तरह। क्या आपके माता पिता सहमत थे? आखिरकार यह उनकी ही कंपनी थी। कहा, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, यह मेरे घर के पास ही है। तुम काम क्यों करना चाहते हो? रोमियो थोड़ा निराश था। क्या इसका कारण ये था कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे कम थे? लेकिन फिर भी उसने उसे हर सर्जरी के लिए एक अनलिमिटेड चेक दिया था, इसलिए शायद ये पैसे के बारे में नहीं था। बस मजे के लिए, गर्मियों में करने के लिए और कुछ नहीं है। अन्यथा उसके पास अपने माता पिता द्वारा उसे हस्तांतरित धन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तुम मेरे घर आकर समय बिता सकते हो। रोमियो की आवाज फिर से गूंजी, यहाँ बहुत मजा आता है। रोजमेरी अवाक रह गई। रोमियो ने अपनी मोहक आवाज में कहा, तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में सोचो। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी को भर्ती किया था। लेकिन रोजमेरी ने बिना सोचे समझे मना कर दिया और कहा, धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पहले से ही नौकरी है। क्या आपको जाना ही है? हाँ, तो फिर मेरे घर आ जाओ और कुछ दिन साथ बिताओ। अगर मजा ना आए तो मेरे घर आ जाना। रोमियो नहीं चाहता था कि वह गर्मियों में बाहर कोई काम करे, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वह काम के घंटों के दौरान उसे नहीं देख पाएगा। वह अभी तक समाज में पूरी तरह से शामिल नहीं हुई थी और उसे यह नहीं पता था कि यह कितना जटिल हो सकता है। अगर कोई उसका फायदा उठा ले तो क्या होगा? अगली सुबह जैसे ही इटली कंपनी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि सचिव थोड़ी ही दूर खड़ा है, मानो काफी देर से इंतजार कर रहा हो। इटली आज सुबह अच्छे मूड में था। उसने मुस्कुराते हुए सचिव का अभिवादन किया और कहा, बेन, तुम आज जल्दी आ गए। मिस्टर हैरिस, शुक्र है आप यहाँ हैं। बेन बेहद चिंतित लग रहा था, मानो रोने ही वाला हो। बड़ी मुसीबत। आज कई कंपनियों ने फोन करके कहा कि वे हमसे संबंध तोड़ रही हैं। क्या अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई? नहीं। तो क्या वे मौजूदा लाभ साझाकरण से संतुष्ट नहीं हैं? यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि वे अब कभी हमारे साथ काम नहीं करेंगे। हम उनकी ब्लैकलिस्ट में हैं। उनकी बातें सुनकर इटली स्तब्ध रह गए। क्यों? वह अचानक मिली इस खबर से अचंभित रह गया। क्या ये कीमत का मामला है या उन्हें कोई बेहतर साझेदार मिल गया है? अध्याय 39। खैर, बेन इसे बोल ही नहीं सका। साफ साफ बोलो। इटली थोड़ा अधीर हो रहा था। तुम्हें जो भी कहना है कह दो। हम सालों से साथ काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ गलत शब्दों की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? श्रीमान हैरिस, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी है कि उन्होंने कुछ बहुत ही बुरी बातें कह दी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बेन शर्मिंदगी के मारे यह बात कह नहीं पाया। जितना ज्यादा वह चुप रहता था, उतना ही ज्यादा इटली जानना चाहता था। बेन उसके पीछे पीछे लिफ्ट में गया और फिर उसके ऑफिस में पहुंचकर आखिरकार सारी बात बता दी। उन्होंने तुम्हें बेवकूफ कहा कि वे तुम्हारी मूर्खता से तंग आ चुके हैं और अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। असल में उन्होंने तुम्हारे ऊपर कई तरह के अजीबोगरीब अपमानजनक शब्द फेंके हैं। ये बात किस कंपनी ने कही? उनकी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की?
इटली तुरंत भड़क गया। उसे समझ आ गया था वे उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये सब बेतुके अपमान क्यों। कुल 3 थे, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था, बेन ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा। यह सुनकर इटली को बेचैनी महसूस हुई। क्या ये ओल्बारा इन्वेस्टमेंट था? हाँ, ओल्बारा इन्वेस्टमेंट सोल्टेरा की एक शीर्ष स्तरीय वेंचर कैपिटल फर्म थी। इसकी संस्थापक को वेंचर कैपिटल की देवी के रूप में जाना जाता था और वह जिस भी परियोजना में निवेश करती थी, वह निश्चित रूप से बड़ी सफलता हासिल करती थी। कई छोटे उद्यम अपने निवेशों के कारण अपने कारोबार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने में सक्षम हुए। पहले इटली चाहे जो भी प्रोजेक्ट विकसित करना चाहता था, वह ओल्बारा इन्वेस्टमेंट को बस उसका जिक्र करके आसानी से फंड हासिल कर लेता था। यहां तक कि अगर प्रोजेक्ट असफल हो जाता और पैसा डूब जाता तो भी वे कभी किसी को दोष नहीं देते थे। उसे ओल्बारा इन्वेस्टमेंट द्वारा उनका समर्थन किए जाने को देखते हुए अन्य कंपनियों ने मान लिया कि उन्हें किसी शक्तिशाली संस्था का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। लेकिन अब क्या हो रहा है? आपने अचानक उनके साथ काम करने से क्यों इनकार कर दिया? हमने आखिरी बार ओल्बारा इन्वेस्टमेंट से किस प्रोजेक्ट के लिए फंड मांगा था? इटली को याद नहीं था। श्री हैरिस, 2 महीने पहले आपने आईयूटेक को खरीदने के लिए ओल्बारा इन्वेस्टमेंट से धनराशि हासिल की थी। आईयूटेक एक हाईटेक मिरर कंपनी थी। लोग स्टोर में मौजूद सभी कपड़ों को सिर्फ दर्पण के सामने खड़े होकर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को छूकर ही ट्राई कर सकते थे, इसके लिए असली कपड़ों की कोई जरूरत नहीं थी। हैरिस परिवार ने कपड़ों के व्यवसाय में खूब धन कमाया, उनकी अपनी उत्पादन कंपनी और दुकानें थीं। इटली अपने सभी स्टोरों में आईयूटेक के शीशे लगवाना चाहते थे ताकि ग्राहक बिना समय बर्बाद किए ज्यादा कपड़े ट्राई कर सके और उम्मीद है कि ज्यादा कपड़े खरीद कर घर ले जा सकें। लेकिन किसने सोचा होगा कि आईयूटेक के शीशों में कपड़े आजमाने पर वे ग्राहकों द्वारा खुद पहनने पर अलग दिखेंगे। अंतर बहुत ज्यादा था, उनकी सचिव ने खेद व्यक्त किया। इसके अलावा आईयूटेक के दर्पणों के रखरखाव की लागत भी अधिक थी, उनकी पर्यावरणीय आवश्यकताएं भी बहुत सख्त थीं। लंबे समय तक धूप में रहने पर उनमें आग लग जाती थी, लंबे समय तक नमी वाली जगह पर रखने पर वे खराब हो जाते थे, कभी कभी दर्पण में दिखने वाली आकृति विकृत हो जाती थी। संक्षेप में, इटली ने आईयूटेक के हजारों दर्पण लगवाए और फिर उन्हें हटवा दिया। इसमें भारी नुकसान हुआ। उसने न केवल ओल्बारा इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा खो दिया, बल्कि अपना भी काफी पैसा गंवा दिया। इटली ने सोचा, क्या यही वजह हो सकती है? क्या यही कारण था कि ओल्बारा इन्वेस्टमेंट ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था? ऐसा नहीं होगा, बेन ने जल्दी से कहा। पहले आपने कपड़ों के शहर में निवेश करने के लिए ओल्बारा इन्वेस्टमेंट से धनराशि ली थी और अंत में अपना सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपना पैसा भी, लेकिन ओल्बारा इन्वेस्टमेंट ने फिर भी हमारे साथ काम करना जारी रखा। इटली ने इस बारे में सोचा, अगर वे उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे तो वे बहुत पहले ही रुक गए होते, अब तक इंतजार क्यों किया? क्या ओल्बारा इन्वेस्टमेंट ने मुझे अपमानित करने के अलावा कुछ और भी कहा? नहीं, ओल्बारा इन्वेस्टमेंट के संस्थापक कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। सारा कारोबार सोल्टेरा के सीईओ श्री डायलन को सौंप दिया गया था। जिस आदमी ने फोन किया था और जो व्यंग्य भरी बातें कर रहा था, वह मारियो था। बेन कुछ कहने लगा, फिर अचानक रुक गया। क्या आप घुमा फिराकर बात करना बंद कर सकते हैं? अगर कुछ और कहना हो तो साफ साफ कह दीजिए। इटली का धैर्य खत्म हो रहा था, वह अपनी टाई खींच रहे थे और काफी चिढ़े हुए लग रहे थे। खैर, ओल्बारा इन्वेस्टमेंट अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। वे राहत महसूस कर रहे थे, बल्कि खुश भी लग रहे थे। कॉल के अंत में मुझे उनकी हंसी सुनाई दी। इटली ने इसे समझने की कोशिश की। नहीं, मुझे खुद मारियो को फोन करके पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। बेन ने झटपट ऑफिस का फोन उठाया। इटली ने सबसे पहले मारियो को फोन किया, जो आमतौर पर सबसे जल्दी फोन उठा लेता था। लेकिन अब केवल एक नीरस स्वचालित संदेश आया, क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। इटली को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मारियो उसके फोन कॉल को अनदेखा कर रहा है। उसने कई बार कोशिश की और इस दौरान उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। उसने अपनी कमीज का ऊपर वाला बटन खोला और मारियो के बॉस डायलन को फोन किया, जो ओल्बारा इन्वेस्टमेंट के सोल्टेरा डिवीजन का प्रमुख था। उसे आश्चर्य हुआ कि डायलन ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया था। भावहीन स्वचालित आवाज सुनकर इटली का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने बाकी 2 कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने उसके फोन भी नहीं उठाए। 1 घंटे तक व्यर्थ प्रयास करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। बेन ठंड से कांपते हुए एक तरफ खड़ा था, तभी अचानक उसे एक संदेश मिला। श्री हैरिस,
क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना गुस्से में हूँ? चुप रहो, मुझे शांत होने दो। एटली बहुत गुस्से में था और बेहद चिढ़ गया था। बेन कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मेज से एक नोटबुक उठाई और लिखा, बोर्ड तुम्हें ढूंढ रहा है। एटली ने बेन द्वारा दी गई नोटबुक पर एक नज़र डाली और उसका गुस्सा भड़क उठा। बोर्ड मुझे ढूंढ रहा है, क्या तुम सीधे सीधे नहीं कह सकते? इसे लिखने की क्या जरूरत है? मिस्टर हैरिस, आपने ही तो मुझे चुप रहने को कहा था। मुनाफा बांटने का समय आने पर ये लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है, सबसे पहले दूसरों पर उंगली उठाने लगते हैं। एटली झुंझला कर उठा और अपना कोट उठाया। इन्हें छोड़ो, मेरी गाड़ी तैयार करो, मैं अल्बारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप जा रहा हूँ। श्री हैरिस, मैं डायलन से बात करने जा रहा हूँ। इस दौरान अपनी मां द्वारा भेजे गए पते का अनुसरण करते हुए रोजमेरी एक कंपनी में पहुंची। इमारत का बाहरी हिस्सा कांच का बना था और ये लगभग 19 मंजिला ऊंची और लगभग 5 दुकानों जितनी चौड़ी थी। प्रवेश द्वार पर लगे एक बड़े पत्थर पर लिखा था, कॉलिंस फैशन। क्या वे बहुत छोटी कंपनी नहीं मानी जाती थी? जैसे ही रोजमेरी अंदर आई, उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ऊँघ रही है। उसने धीरे से कहा, हेलो। हेलो। रिसेप्शनिस्ट ने हाई स्कूल की छात्रा जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए कहा, युवती, मुझे लगता है आप गलत जगह आ गई हैं। ये कॉलिंस फैशन है। मेरा नाम रोजमेरी है। मैं यहाँ काम करने आई हूँ। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट एकदम जाग उठी। सुश्री कॉलिंस, इधर आइए। केनेथ ने उन्हें कल ही बता दिया था कि कोई कंपनी का कार्यभार संभालने वाला है। चूंकि उन्होंने अभी तक रोजमेरी की पहचान उजागर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने कर्मचारियों को बस इतना बताया कि रोजमेरी को समूह के मुख्यालय से भेजा गया है। रिसेप्शनिस्ट रोजमेरी को लिफ्ट तक ले गई और सबसे ऊपरी मंजिल 20वीं मंजिल का बटन दबाया। मैं पहले आपको ऑफिस ले चलती हूँ। अध्याय 40। कोई जरूरत नहीं, मैं बस एक नज़र डाल लेती हूँ। रोजमेरी ने लिफ्ट के फ्लोर लेआउट पर एक नज़र डाली और बेतरतीब ढंग से दूसरी मंजिल यानी डिज़ाइन विभाग का बटन दबा दिया। सुबह सुबह डिज़ाइन विभाग में कुछ ही लोग थे। कुछ अपने फ़ोन से खेल रहे थे और कुछ झपकी ले रहे थे। माहौल एकदम तनावमुक्त था। रिसेप्शनिस्ट ने रोजमेरी को अंदर लाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब डिज़ाइन विभाग ने देखा कि वह एक हाई स्कूल की छात्रा जैसी दिखने वाली लड़की को साथ लाए है, तो उन्होंने सोचा कि वह परिवार की सदस्य है। उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। नादिया, क्या तुम आज अपने परिवार को काम पर लाए हो? एक गोल मटोल महिला हंसी। आओ मेरे साथ कुछ खेल खेलो। नादिया ने उसे चुप कराने के लिए तुरंत गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम्हारी आंखों में क्या खराबी है? उस मोटी महिला ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन रोजमेरी पास आए और उसने देखा कि वह महिला अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रही है और उसने आलस्य से कहा, तुम हारने वाली हो। मोटी महिला अचंभित रह गई। क्या इस लड़की को खेल की रणनीति पता थी? आप ऐसा कर सकते हैं। उस गोल मटोल महिला ने रोजमेरी की सलाह सुनी और उसका हाथ अनायास ही हिलने लगा। रोजमेरी के मार्गदर्शन में उस मोटी महिला ने थोड़े ही समय में खेल जीत लिया। वाह, तुम तो वाकई कमाल हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? उस गोल मटोल महिला ने रोजमेरी के कंधे पर थपथपाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे कुछ और राउंड जीतने में मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें कुछ मिठाई खरीद कर दूंगी। मैं कंपनी की प्रमुख सुश्री कॉलिंस बोल रही हूँ, मुख्यालय से भेजी गई हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत समझाया, अब आप लोग काम पर लग जाए, अपने डिजाइनों पर ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातें करना बंद कीजिए। उस गोल मटोल महिला ने अपने सामने खड़ी हाई स्कूल की छात्रा जैसी दिखने वाली लड़की को देखा। वह पूरी तरह से हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह क्या कंपनी के प्रमुख को मुख्यालय द्वारा भेजा गया था? वह बहुत छोटी है, उसने अभी तक हाई स्कूल से भी ग्रेजुएशन नहीं किया है ना? क्या वह किसी बड़े आदमी की प्रेमिका थी जिसने उसे उन्हें प्रताड़ित करने के लिए यह नौकरी दिलवाई थी? रोजमेरी की उम्र को लेकर बाकी सभी लोग भी हैरान थे। वह एक कंपनी का प्रबंधन कैसे कर सकती थी? जिस तरह से तुम खेलती हो, 3 से 5 महीने में तो तुम जीत ही नहीं पाओगी। रोजमेरी ने उस मोटी महिला के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम काम पर लग जाओ और कुछ और पैसे कमा लो। जैसे ही रोजमेरी डिजाइन विभाग से निकलने वाली थी, उसने कोने में हेडफोन पहने हेडफोन की ओर पीठ करके बैठी एक लड़की को देखा, जो एक सफेद कागज पर कुछ बना रही थी। यह मॉली है, हमारी कंपनी की सबसे मेहनती और महत्वाकांक्षी डिजाइनर। रिसेप्शनिस्ट नादिया ने मॉली के कंधे को धीरे से छूते हुए कहा। मॉली ने अपने हेडफोन हटाए और अपने सामने खड़े अजनबी को देखा। कुछ हद तक हैरान थी, लेकिन फिर भी विनम्रता से पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए?
इस समय दफ्तर में बहुत शोर था। वह हेडफोन लगाकर ड्राफ्ट बना रही थी और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ये हमारी कंपनी की प्रमुख सुश्री कॉलिंस हैं, नादिया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें इनका अभिवादन करना चाहिए। मॉली ने रोजमेरी की तरफ देखा, तुरंत खड़ी हो गई और झिझकते हुए लेकिन सम्मानपूर्वक बोली, सुप्रभात सुश्री कॉलिंस। क्या ये सभी आपके ही डिजाइन है? रोजमेरी की नज़र ड्राफ्ट के ढेर पर पड़ी। हाँ। मॉली ने तुरंत मसौदे रोजमेरी को सौंप दिए। मॉली ने 18 साल की उम्र में कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह स्कूल में बहुत ही होशियार थी। उसे फैशन डिजाइन बहुत पसंद है और पिछले महीने कंपनी में शामिल होने के बाद से उसने पहले ही काफी सारे कपड़े डिजाइन कर लिए हैं। बहुत बढ़िया। रोजमेरी ने मसौदे वापस उसे देते हुए कहा, इसे जारी रखो। धन्यवाद सुश्री कॉलिंस। मॉली ने रोजमेरी की जाती हुई आकृति को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लगभग उसी उम्र की है और पहले से ही कंपनी की प्रमुख है। इसका मतलब है कि उसे अवश्य ही सचमुच सक्षम बनो। कंपनी का दौरा करने के बाद रोजमेरी ने पाया कि कुल मिलाकर माहौल बेहद ढीला ढाला था। इससे पहले, इस कंपनी में आने से पहले उसने जितनी भी कंपनियों का प्रबंधन किया था, उनमें से कोई भी इस कंपनी जितनी लापरवाह नहीं थी। ये जगह सचमुच बदहाल होती जा रही थी। जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। रोजमेरी वापस ऑफिस में आए और मुश्किल से बैठी ही थी कि हमेशा देर से आने वाला असिस्टेंट डीन अंदर घुस आया। माफ करना, मुझे देर हो गई है ना? बॉस कहाँ है? क्या उन्हें आज यहाँ नहीं आना था? अरे, क्या तुमने बॉस को देखा है? तुम्हें उठना होगा, वो जल्द ही आने वाले हैं। तुम वहाँ नहीं बैठ सकते। डीन बड़बड़ाता रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बैठी लड़की उसे एक बेपरवाह अंदाज में देख रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रोजमेरी, सुश्री कॉलिंस। डीन बुरी तरह डरकर आगे बढ़ा। उसकी हकलाती हुई व्याख्या से रोजमेरी को बात समझ में आ गई। 1 साल पहले कोलिंस परिवार ने फैशन उद्योग में प्रवेश किया और कई प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखा, जिनमें से कुछ प्रबंधन में अच्छे थे और अन्य डिजाइन में। उन्होंने तो ऑस्कर नाम के एक बड़े अधिकारी को भी मामलों की देखरेख के लिए भेज दिया था। लेकिन समय बीतने के साथ कंपनी को कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। निराश होकर कई प्रतिभाशाली लोग चले गए। शुरुआती उम्मीदों से लेकर पूर्ण उपेक्षा तक मुख्यालय का माहौल काफी बिगड़ चुका था। कंपनी में समग्र वातावरण काफी शिथिल था। डीन को यहां आए 1 साल हो गया था और अपनी निराशा के बावजूद उसमें चीजों को बदलने की क्षमता नहीं थी। आधे घंटे बाद एक बैठक बुलाए। मैं चाहता हूं कि सभी विभागों के प्रमुख और प्रबंधन के सभी सदस्य उपस्थित रहें। हाँ। डीन तुरंत सामूहिक सूचनाएं भेजने के लिए निकल पड़ा। आधे घंटे बाद मीटिंग रूम में 38 कुर्सियों में से जो भरी होनी चाहिए थी, केवल 9 लोग ही उपस्थित थे। वित्त विभाग की प्रमुख सुश्री कॉलिंस का कहना है कि उनके बच्चे आज बीमार हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए छुट्टी ली है। खरीद विभाग के प्रमुख का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे घर पर आराम कर रहे हैं। डीन के अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोजमेरी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनसे कह दो कि अगर वे कल यहाँ नहीं आए तो उन्हें कभी वापस आने की जरूरत नहीं है। जो लोग बैठक में आए थे, उन्हें लगा कि रोजमेरी सिर्फ दिखावा कर रही है। सिर्फ मेरे यहाँ होने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को अपने आलस भरे दिनों को अलविदा कहना होगा, या फिर आप कंपनी को अलविदा कह सकते हैं। सब लोग उसे बड़ी शान से देखते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी कंपनी को और भी सख्ती से चलाती थी। जो भी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करता, उसे बहुत पहले ही निकाल दिया जाता। अब मुझे कंपनी की मौजूदा स्थिति, हमने जो प्रगति की है और हमारी भविष्य की योजनाओं के बारे में कौन बता सकता है? रोजमेरी ने कमरे में नजर घुमाई। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मैं दोबारा पूछूंगी। रोजमेरी ने अपना सवाल दोहराया, लेकिन जवाब वही था, किसी ने उत्तर नहीं दिया। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कंपनी की मौजूदा स्थिति यही है। कोई प्रगति नहीं, कोई भविष्य की योजना नहीं। तभी एक आवाज सुनाई दी, सुश्री कॉलिंस। वैसे मुझे लगता है कि हमारे विभाग के डिजाइन बहुत शानदार हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उन्हें बेच नहीं पा रहे हैं। रोजमेरी चुप रही। आगे की कहानी सुनाने के लिए टीवी एम स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।